अच्छा, पहले मैं तारुफ करा दूं जी। लोग जानते हैं, माय नेम इज साजिद कपाड़ी, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट। सर अहसान खरानी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, सर मुनीर शफी, सर सोले, सर काशिफ जिया, और हमारे साथ एक हमारे गेस्ट भी हैं। ये वो गेस्ट हैं जो पहले यहाँ बैठ के मुझसे ऑडिट पढ़ा करते थे। विविंग इफ यू रिमेंबर द अटेम्प्ट मार्च 2022 में कोविड के आसपास का बैच था मेरे ख्याल में। लॉकडाउन लग चुका था, लॉकडाउन था नहीं। हाँ, विवियन जो है वो यहाँ बैठते थे, और इस वक्त माशाल्लाह विवियन चार्टर्ड अकाउंटेंट में, और इनकी आर्टिकल से फ्रॉम PwC। इनको मैंने खास मदऊ किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, हम सब के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इतनी जिंदा मिसाल है आपके लिए कि यार पहले यहाँ बैठते थे, यहाँ पढ़ते थे, और माशाल्लाह आज वो क्वालिफाई कर गए। तो मैंने कहा विवियन से थोड़ी गपशप वगैरह कर लेंगे जी। आज का एजेंडा क्या है, आज का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? आज का एक ही एजेंडा, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें किस तरह कैफ की मंजिल को तय करना है। ठीक है, हमारी जो अगली अटेम्प्ट है कैफ की, वो अब सितंबर में नहीं है, वो कब है? अगस्त में। ठीक है जी। तो थोड़ा सा प्रेशर आ गया, और जहां हमारा बड़ा कीमती एक महीना कम हो गया। ठीक है जी। अच्छा, हम आज कहाँ खड़े हैं? मार्च अप्रैल में। अच्छा, मैं आप अगर पिछले 4 अटेम्प्ट्स के कैफ के सेशन देखेंगे ना, तो मैं हमेशा डेट्स पहले प्लॉट करता हूँ। पहले आप अपना सॉर्ट कर लें एनालिसिस कि कितना टाइम है, कोई बीच में इवेंट तो नहीं है, कोई त्यौहार तो नहीं है भारत। ठीक है जी। त्यौहार ना भी हो, हम इंशाल्लाह त्यौहार मना लेंगे। ठीक है, हम हर त्यौहार मनाना चाहते हैं। ठीक है जी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में आपका इम्तिहान है। जो बच्चे PRC करके आ रहे हैं और अब वो जिंदगी में कैफ की पहली अटेम्प्ट देंगे, तो मैं आपको ICAP का पर्सपेक्टिव दे दूं। ठीक है, मैं आपको ICAP का पर्सपेक्टिव बताऊं। ICAP कह रहा है ये तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो एवं ही है, ऐसी हल्का बोल के चख लिया, हाँ बड़ा मजेगा, आज आगे चलो। असल खाना तो यहाँ से शुरू होता है। तो अगर आपको PRC में स्ट्रगल हो रही है, अगर आप PRC में मुश्किल में थे, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर आप PRC में घबरा गए तो आगे तो इसकी इम्तिहान और भी है। PRC का ऑब्जेक्टिव था, अगर आपको शुरू में याद हो, अगर आप जितने दोस्त हमारे बैठे हुए सीनियर, एक जमाने में ICAP में एंट्री टेस्ट हुआ करता था, याद है? PPT हुआ करता था, प्री एंट्री प्रोफेशनली टेस्ट। अभी वो कैट के नाम से, पहले मैंडेटरी था, अब वो 59% से नीचे वालों के लिए, जितने वेले हैं 50 से लेकर 59, उनके लिए वो टेस्ट है। तो बेसिकली ICAP ने कहा ये तो हमारा एंट्री टेस्ट है। ये मैं आपको ICAP की भाषा बता रहा हूं, ये तो एंट्री टेस्ट है, ये तो समझो इश्क की पहली मंजिल है। तुम यही घबरा गए तो आगे तुम रिश्ता कैसे निभाओगे भाई? ठीक है जी। तो भाई जो यहां से यहां आ रहे हैं, कैफ इज एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। आपका स्लीपिंग हैबिट्स, आपके ईटिंग हैबिट्स, आपका पढ़ने का स्केड्यूल, आपकी अप्रोच, आपका टीचर से कोऑर्डिनेशन। और मैं कभी पढ़ लेता था तो दिन में कभी आधा घंटा पढ़ लिया, तो कभी मौका मिला तो पढ़ लिया, कभी पढ़ा ही नहीं पढ़ लिया। ये अब नहीं होगा। कैफ में आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक डिफरेंट जर्नी है। जब आप इंशाल्लाह कैफ से जर्नी खत्म करके इस जर्नी में आएंगे, तो मैं फिर आपसे सेशन कंडक्ट करूंगा जो हम हमेशा करते हैं रिजल्ट के बाद। वो एक इंतहाई डिफरेंट जर्नी है। इस जर्नी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, और इस जर्नी से कतन को कंपैरिजन नहीं है। तो जो कैफ दे चुके हैं आपको अंदाजा है, और जो कैफ देने जाएंगे आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे पास टाइम कितना, हमारे पास मार्च तो निकाल लें आप। वैसे भी हमारा माइंडसेट क्या, आज 27 है, आज जुम्मा है, मंडे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मंडे से पढ़ेंगे सुबह 9 बजे, मंडे आँख खुली 3 बजे, आज का दिन तो गुजर गया, अब मंगल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मार्च तो आप वैसे ही निकाल लें, 1, 2, 3 और 4, कितने महीने? 4। अच्छा, बीच में बता दें बकरा ईद का है मई में, तो आप तकरीबन सुराग रोड कितने दिन रहेंगे, मतलब रोज जाएंगे या वहीं रहेंगे आप? मई में। ईद का डेट बता दें मुझे भाई। एंड ऑफ मई। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके अलावा कोई और इवेंट है जो हमारा कौमी को त्यौहार है? कोई रबी ओवल, कोई चेलम, कोई 30वां 22वां मुहर्रम आएगा, बता दें वो कब आ रहा है? जुलाई में आएगा, या मुहर्रम भी आएगा। ठीक है, और कोई बारिश वारिश, कोई इलेक्शन, कोई हड़ताल, कोई भाई की कॉल? बारिश तो अभी भी है, भाई की कॉल के जमाने का। ठीक है, मेरे हिसाब से बकरा ईद आए, आंधी है, तूफान है, आपके पास 4 महीने है, और एवरेज लगा लें 4 महीने मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपको दिन कितने हैं? 120 दिन है। मैं आपको इस पूरी फैकल्टी के सामने अल्लाह उसके रसूल का वास्ता दे रहा हूं कि आपके पास कैफ के अंदर एक दिन भी जाया करने के लिए नहीं है। यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस। मोटिवेशन स्पीकर ले आए, मैं सर साजिद से 1 घंटा खिताब सुन लूं, मैं फला स्पीकर देख लूं, मैं उसको सुन लूं, कोई फायदा नहीं होगा अगर ये आवाज अंदर से नहीं आ रही है। दुनिया में कोई किसी का बाप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता पढ़ाई के लिए, जब तक कि अंदर से आवाज नहीं कि मैंने क्वालिफाई करना है।
जितना क्वालिफाई लेट करेंगे उतना फॉर्म में लेट जाएंगे। फॉर्म एक इटसेल्फ एक चैलेंज है। बहरहाल वहां ट्रेंड हल्का हल्का आईकेएफ की तरफ से चेंज हो रहा है कि भाई अब ज्यादातर लोग जो है फॉर्म के साथ साथ जो दूसरी हमारी आउटसाइड प्रैक्टिस है लोग वहां भी जाते हैं। बहरहाल वहां 80-90 कंपनी है, वो डिले हो जाएगा। जितना डिले करेंगे तो सीफएफ की अटेम्प्ट डिले होगी, वो डिले करेंगे क्वालिफाई लेट होंगे, जब क्वालिफाई लेट होंगे तो शादी भी डिले हो जाएगी। और असल जिंदगी का मकसद ही शादी है। तो अल्लाह पाक अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ जल्दी हो जाए तो आपको एएसएपी क्वालिफाई करना पड़ेगा। बात मैंने शादी बात रोक दी है, फिर आप आगे फिर लंबी कहानी करेंगे तो फिर बात और लंबी जाएगी। मैंने आगे रोक दिया, एंड पे खींच दिया मैंने, तो ठीक है बात, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। ठीक है जी। कैफ के पेपर्स कितने हमारे, कुछ स्कीम भी चेंज हुई है, कुछ आपको अपडेट देते हैं। 8% कैफ 1 असल में अगर आप मुझे नाम बताते जाएं, अकाउंटिंग एग्जैक्ट नाम बता दें जी। FR1 ठीक है जी। कैफ 2 टैक्सेशन ठीक है। कैफ 3 DSR, कैफ 4 लॉ, B लॉ एंड C लॉ। ये ला नहीं है, ये लॉ है, ठीक है। ला तू ले गया भाई। अच्छा जी। कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग ठीक है जी। कैफ 6 FR2, कैफ 7 BIA MFA जो था MFA खा पी आई है ठीक है जी। और कैफ 8 वो तो बड़ा ये कौन पढ़ाता है? अच्छा मैं पढ़ाता हूँ ठीक है। उम्र का तकाजा है, 28 साल के हो गए भाई अब, ठीक है। 12 ये 8 पर्चे हमारे पास है, ठीक है। अच्छा पहले रूल क्या था? रूल ये था जी ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। आईकेएफ ने कहा पहले आप ग्रुप ए के 2 पर्चे पास करेंगे फिर आप ग्रुप बी में आएंगे, ठीक है। अब ये स्कीम चेंज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे काउंसिल में आने के बाद ये सब कुछ हमने अल्हम्दुलिल्लाह चेंजेस किए हैं और मजीद इंशाल्लाह गुड न्यूज आने वाली है। बहुत सारी बहुत तेज काम होगा आईकेएफ में इंशाल्लाह। बड़ी गजब की टीम है इस बार। अब हमने कहा कि जो मर्जी है दे दो, पहले सूप पिएंगे फिर पिज्जा खाएंगे या रोस्ट खाएंगे और डेजर्ट तो एंड में ही होगा। अब हम कह रहे जो फोड़ना है फोड़ दो। तो हो सकता है गुलाब जामुन पहले खा लें और सूप एंड में भी आप, क्योंकि स्कीम अब ओपन हो गई है। अब आप अपनी मर्जी से पेपर आउट कर सकते हैं, बट स्टिल रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड ये है भाई कि FR2 से पहले FR1 दिया हो, पढ़ा हुआ हो, पास हो तो क्या बात है, ठीक है जी। MFA से पहले कॉस्टिंग हो और FR2 से पहले, ऑडिट से पहले FR2 हो। अच्छा ये लॉजिक हम पहले भी देते थे, आईकेएफ ने उसकी मजीद वजाहत कर दी। हमारी बात में अच्छी, हमारी बात में वैल्यू एड हो गई है। फिर रिपीट करता हूँ, FR1 पहले पास करें फिर FR2 दें, पहले कॉस्टिंग पास करें फिर MFA दें, पहले FR2 पास करें और फिर ऑडिट दें। अच्छा ये होता है, ज़रा मुझे हो गए ऑडिट पढ़ाते हो 22-23 साल, हम रिकमेंड हमेशा करते थे मैं और आसान कि या तो FR2 पास हो या FR2 और ऑडिट साथ में दे। पूछे क्यों? इसकी वजह ये कि FR2 के बहुत सारे टॉपिक्स जो है, IAS 10 हो गया, 36 हो गया, 38 हो गया, IFRS 15 हो गया, IAS 2 हो गया, ये सब जब मैं ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाऊंगा तो वहां काम आएगा। अगर आपने FR2 पढ़ा हुआ नहीं हो तो आप यूं आसमान पे देख रहे होंगे और मैं ऊपर से बाउंसर मार कर निकल जाऊंगा और आप बोलेंगे हाँ ऐसा होता होगा काबू में। तो बेहतर है, रिकमेंडेड है कि या तो FR2 साथ दे रहे हो या आपका FR2 पास हो, ठीक है। ये तो हमने बता दिया। अब अच्छा दूसरा एक और DSR। बहुत सारे बच्चों ने कहा जी टेक्निकली बहुत मुश्किल लगा, बहुत थ्योरी है, फलाना है, तो हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि DSR भी आप ग्रुप पुराना ग्रुप बी में रखें। आप तो ग्रुप खत्म हो गया, हम ये आपको रिकमेंड करेंगे। बाकी हसन अभी टाइम टेबल की बात करेंगे, जो पेपर का स्केड्यूल है आपका। अच्छा मैं क्लियर कर दूं, हमारे जमाने में हम गैप नहीं देखते थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हमने भी क्वालिफाई किया, मैंने भी 13 पर्चे HDA के पास किए हैं, 21 पर्चे CA के पास किए, 11 पर्चे मास्टर्स के पास किए। हमने आज तक कभी गैप नहीं देखा। आज का बच्चा क्या कहता है? हम गैप देखते हैं। ऐसे ही सर मैंने CA फाइनल में एक दिन में 2 पेपर दिए जी। तो भाई हम वो अलग ब्रीड के थे, हम एक अलग नस्ल के थे। आप कोविड के बाद की प्रोडक्शन है, तो हमें तो अब समझ ही नहीं आ रहा है कि आप चाहते हैं क्या जिंदगी में। आप गैप देखते हैं, हम क्या देखते थे? एज अर्ली क्वालिफाई करना है। गैप से क्या होगा? जिसने 4 महीने नहीं पढ़ा वो गैप में क्या उखाड़ लेगा? हम तो उखाड़ेंगे गैप में भाई। तो भाई ठीक है, वो आपकी विश लिस्ट है बाहर। तो हम रिकमेंड करते हैं कि DSR भी ना आप यहां कहीं दें, बल्कि इफ यू आस्क मी एज अ प्रिंसिपल तो मैं कहूंगा DSR या तो ऑडिट के साथ दें या ऑडिट से पहले दे दें DSR। और आप DSR को, अगर जो लोग कैफ की पहली टर्म देने जा रहे हैं, रेज योर हैंड्स, जो ऑनलाइन भी होंगे बच्चे जो कैफ की फर्स्ट टर्म देने जा रहे हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि पहले कॉम्बो में आप DSR ना लें। यू माइट डिसएग्री, हसन माइट डिसएग्री, मुनीर माइट डिसएग्री, ये मेरा अपना जाती हो रहा है, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। मेरी अपनी जाती राय है कि DSR भी आप कब दें? आप बाद में दें, ऑडिट के आसपास दे दें, ऑडिट से पहले दे दें, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। कितने पेपर देने चाहिए यार? अगर रमजान होता ना तो मैं आपको डिस्काउंट देता, अगर रमजान होता तो मैं आपको डिस्काउंट देता। हालांकि रमजान में डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। मैंने ACCA के कई पर्चे, 7-8 पर्चे मैंने रमजान में लिए, और मेरा AC से फाइनल जो था वो ईद के दिन था।
अब जाहिर हमारा अलग पैशन था भाई, जितना हमारा टीचर बैठा है, मेंटर बैठा है, हमारा पैशन डिफरेंट था। आप कह रहे नहीं पहले त्योहार मनाएंगे, तो आप रमजान में भी नहीं पढ़ते, आखिरी अशर में वैसे ही पढ़ना माने, क्योंकि पूरे साल के गुनाह होते हैं, बैकलॉग बहुत होता है उसके अंदर। बारिश में आप नहीं पढ़ते, मुहर्रम में आप नहीं पढ़ते, रबीउल में आप नहीं पढ़ते, काले बादल आ गए आप नहीं पढ़ते, जंग वहां हो रही आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मुहर्रम में आप नहीं पढ़ेंगे, 40 में आप नहीं पढ़ेंगे, रबीउल में आप नहीं पढ़ेंगे, वीकेंड में आप नहीं पढ़ेंगे। सवाल क्या है, आप पढ़ेंगे कब? तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाने वाला हूँ, एक रील बनाऊंगा जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि हमारी कौम पढ़ना कब चाहती है, हमारी कौम पढ़ना चाहती ही नहीं है। तो अब भाई बकरा ईद को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, 2 दिन पहले का भाई जानवर लाने के, ठीक है, और 3 दिन ईद के, 5 दिन निकाले, 5 दिन का मैं आपको ग्रेस दे रहा हूँ। 5 दिन में पार्टी कर ले, बारबेक्यू को जितनी कलेजी खानी खा के यहाँ तक ले, कलेजी अल्लाह माफ करे, आप बात करेंगे कलेजी बाहर आ रही होगी, इतनी खा ले आप, 5 दिन है आपके पास। अब 120 में से 5 दिन निकालने हैं, तो कितने होगा भाई? 115। अब 115 का एहतसाब करना आपका काम है, और आप इतने समझदार हैं, अल्लाहू अकबर, इतने मिच्योर हैं, बल्कि आप ओवर मिच्योर हो गए। आपको वो बातें पता चल गई इस उम्र में जो अभी आपको पता भी नहीं चलनी चाहिए थी। मैं इकोनॉमिक हालात की बात कर रहा हूँ, मैं सीपैक की बात कर रहा हूँ, मैं जंग की बात कर रहा हूँ, आपका समझे भाई, ठीक है। तो आपको जब इतना सब कुछ पता है, तो आपको ये भी रियलाइज होना चाहिए कि आपका एक एक दिन, एक एक टाइम बहुत कीमती है। मैं रिकमेंड करता हूँ, वंस अगेन, हो सकता है पार्टी की राय डिफरेंट हो, मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें आपको कम से कम 3 पेपर देने चाहिए, 3 पेपर्स। अल्लाह पाक ने दिन में 24 घंटे दिए, 7 घंटे सोने के निकालने हैं आप। अगर आप 12 घंटे सो रहे हैं तो आप इंसान नहीं है, घोड़े हैं फिर आप देख लें आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। 7 घंटे सोने के, सोले भाई बहुत है 7 घंटे, 7 घंटे सोने के, 2 घंटे इधर तफरी करने के, आधा घंटा T20 नमाज पढ़ने का, आधा पौना घंटा खाना पीने करने का, तो भी बहुत टाइम आपके पास होगा। दिन में 8-10 घंटे हैं, चाहे फिजिकल पढ़ रहे हैं या आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। एक बात कर दी, 3 पेपर मैं रिकमेंड करता हूँ, कॉम्बो आसान भाई बात कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, सर फिजिकल या रिकॉर्डेड, कौन का माइंडसेट है, ऑनलाइन हो रहा है, फलाना हो रहा है, भाई हमें ऑर्थोडॉक्स टीचर्स, हम उस दौर के जब हमने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना सीखा और हम आज तक उसमें खुश हैं, और यकीन करें ये विवियन बेटा, विवियन गवाही है। ये सर किस स्टडी में क्वालिफाई किया आपने? सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जून 24 में क्वालिफाई किया। आप इनसे पूछें आज भी, अगर मैं इसको आईपैड पे रिपोर्ट पढ़ाऊं और मैं इसको यहाँ रिपोर्ट पढ़ाऊंगा, इसको यहाँ मजा आएगा। इसका कोई दुनिया में सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहरहाल थिंग्स हैव चेंज, एआई टेक्नोलॉजी, इससे कोई डिनाइल नहीं है। मैं रिकमेंड करता हूं कि ग्रुप ए जिनका है, ग्रुप ए रेजोमेंट, जो ग्रुप ए देंगे या ये वाले 4 पेपर में फॉलो करेंगे रेजोमेंट, मेरी रिकमेंडेशन है और मेरी फैकल्टी की भी होगी, अल्लाह का वास्ता फिजिकल पढ़ाएं आप। सीफैप ऑलरेडी ऑनलाइन है, सीफैप ऑलरेडी ऑनलाइन है, ग्रुप बी फिर तकरीबन ऑनलाइन है। जिंदगी में एक बार फिजिकल बैच का मजा तो लें, टीचर से इंटरेक्शन तो करें, क्लास में तो आए, अपनी सोशल स्किल्स तो डेवलप करें, नेटवर्किंग तो करें, बराबर वाले बच्चे से पूछने का, रिवाइज करने का, टीचर से आई कांटेक्ट करने का, टीचर से सवाल पूछने का, ये एंजॉयमेंट कब लेंगे आप? ये जिंदगी से मिस हो जाएगा आपके। मैं सर सोले की मिसाल दूंगा, आप इनका लेक्चर रिकॉर्डिंग में देख लें और आप इनका लेक्चर लाइव क्लास में देख लें, आप जमीन आसमान का फर्क लगेगा आपको। वो ऐसा लग रहा है खुद गिर रहा है बच्चे के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज ऐसे, गुर्दा फेफड़ा आंखें सब बाहर आ रही है उसकी, टीचर जान मार रहा है, एफर्ट कर रहा है। ये मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, सो डेडिकेशन और द फैकल्टी मेंबर, ये मिस कर जाएंगे। मेरी रिकमेंडेशन है, अनलेस आप बहुत दूर रहते हैं, कहां रहते हैं? एक बच्चा कह रहा मैं बहुत दूर से आऊंगा सर, मैंने कहा कह रहा हैदराबाद पे हूं। फिर मैंने खास अपनी गाड़ी ड्राइवर अरेंज किया, मैंने कहा बेटा हम आपको रोज पिक एंड ड्रॉप दे देंगे। आप कह रहे सर आप मजाक कर रहे, मैंने कहा शुरू आपने किया था। हैदराबाद दूर, अल्लाह को माने भाई। तो भाई ये 3 पर्चे, ये 4 पर्चे शुरू वाले, इसको छोड़ के आई वुड रिकमेंड फिजिकल में है FR1 काजी उमर हसन फिजिकल, ठीक है जी। टैक्स मुनीर भाई बैठे में, इंशाल्लाह टैक्स भी बढ़ा देंगे और मुसलमान भी बना देंगे आपको। दुआएं याद हो जाएंगी, मस्जिद में आने की, जाने की, खाने पीने की, नेकियां, सब कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज। जो आधे मुसलमान है वो पूरे हो जाएंगे और जो मुकम्मल है वो तबलीग पे निकल जाएंगे। ऐसा मजबूत बनाएगा, बोलेंगे गन लो, जिहाद फी सबिलिल्लाह। मुनीर भाई ओ हो, ईमान ताकत बढ़ देंगे आपका। और पूरे टैक्स में आपको एक बात सीखेंगे, टैक्स चोरी आपको नहीं करनी है, जबकि हम तो सीखने ही आ रहे हैं, बचाना कैसे है सर आप वो भी बताएंगे प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है जी। ये मैंने बता दिया, फिजिकल पे जाएं, और मैंने कहा कि 3 पेपर पे जाएं। अब आ जाएं व्हाई डू पीपल फेल, फिर मैं माइक हैंड ओवर करता हूं आसान को। हम कैफ में फेल क्यों होते हैं? कमिंग बैक, जो बच्चे फिजिकल पढ़ेंगे, आपसे रिकमेंडेशन मैं आपको टिप दे रहा हूँ एक, ठीक है ना। मुझे हो गया 22-23 साल पढ़ाते हुए, मेरी आर्टिकलशिप EY की है 2002-2006, सही है, बहुत टाइम हो गया। 300 बैच पढ़ा दिया ऑडिट के, आज हमारे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह,
कोई तजर्बा मैं कैरी करता हूँ, प्लीज ये बात नोट कर लें। जब आप फिजिकल बैच लें तो आप क्लास से आने से पहले कुछ रिवाइज कर लें। अगर आप क्लास में जल्दी आ गए हैं और अभी काशिफ भाई की क्लास शुरू नहीं हुई है, तो अगर पिछले सर ने टॉपिक ब्रेक इवन का पढ़ाया था, जब तक सर ज्वाइन कर रहे हैं आप उसको रिवाइज कर लें। सर ने कैलकुलेट कैसे किया था, सीएम कैसे निकाला था, ब्रेक इवन कैसे निकला, रिवाइज कर लें आप। अच्छा, फिर क्लास खत्म हो गई, क्लास के बाद घर मत जाएं फौरन से, लाइब्रेरी दी हुई है, कैंटीन एरिया बना हुआ है, जहां जगह मिले कैंपस में वहां बैठ जाएं, उसको रिवाइज कर लें। ये फिजिकल बैच की बरकत है, मैं समझता हूँ। क्लास से पहले रिवीजन, क्लास के ब्रेक में रिवीजन और क्लास के बाद रिवीजन। यकीन करें आप जब घर जाएंगे ना, आपको इतना सुकून होगा कि आज का दिन वसूल हो गया। ये आपके ऊपर है। टीचर पढ़ा रहा है, आप तफरीह में लगे हुए, अगला बंदा आपसे कह रहा है पेन दे दे, रबड़ दे दे, ये दे दे, रजिस्टर, एक मांगने वाला क्लास में होता है, उससे दूर बैठिएगा। क्लास में 2-3 बच्चे जो वो कहते हैं हमें पालो, समोसा खिलाना, चाय पिलाना, सिगरेट देना, भाई किराया देना, भाई माफ कर दे यार, तेरा वालिदैन पालेंगे, मैं तुझे कब तक पालूंगा यार, ये मेरे साथ घर चल भाई। तो ऐसे बच्चों से दूर रहेंगे भाई। और क्लास में मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये जितने टीचर बैठे हुए ना, यकीन करें, मैं उनके सामने नहीं बोल रहा, ये इतना रिवाइज कराएंगे आपके कान पक जाएंगे, इतना रिवीजन होगा, यकीन करें। तो अगर घर जाकर आप उसी दिन देख रहे ना, यकीन करें जिंदगी आसान है। मैं कह रहा हूं एक टॉपिक आपको सर काजी ने पढ़ाया, आप उसी दिन जाकर देख लेंगे, 15 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा। काजी ऐसे ही है, आप एक हफ्ते बाद देखेंगे, आपको पूरा दिन लग जाएगा। और अगर इसी टॉपिक को 15-20 दिन बाद देखेंगे, आप बोलेंगे है ये कब पढ़ा था। फिर आप खुद ही प्रेशर बिल्डअप करते हैं, आपको शौक है, मजा आता है आपको, प्रेशर, मैं चीजें कर रहा हूँ, ब्लास्ट हो गई मेरी, अब माहौल बना है, अब आप पढ़ रहे हैं। क्यों सर? वो जब तक माहौल ना बना मजा नहीं आता। एक तो आप माहौल के चक्कर में रह जाते हैं, आप पता नहीं किस किस चीज का माहौल जाते हैं आप। तो भाई डेली पढ़ा है, रोज का रोज। अच्छा, आप जो आज जो रिकॉर्डिंग लेंगे, चाहे वो मेरा पेपर की रिकॉर्डिंग हो, या सर सऊद तारिक एमएफए की रिकॉर्डिंग हो, या आसान भाई की रिकॉर्डिंग हो, जो रिकॉर्डेड लेक्चर लेगा उसकी जिंदगी और आसान है। ही हैज टू फॉलो अ प्लान। मिसाल के तौर पे मैं अगर ऑडिट की बात करूं तो मेरा प्लान बना हुआ है वीकली, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। वीक 1 में आपने करना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, विविंग याद है बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास। अगर मैं फिजिकल बैच पढ़ाता, बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिकल बैच, तो मैं 2 हफ्ते लेता, हफ्ते में 4 क्लासें होती, 2.5 घंटे की, वीक 1, वीक 2। अब जो रिकॉर्डिंग है आसान भाई, उसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ता बच गया आपका, 1 हफ्ता बच गया। अब बच्चा क्या कर रहा है, सर वो सब तो ठीक है, ये बताएं मैं लैपटॉप पर यहां बैठ के पढ़ूं कैसे। बेटा गोंद मिलती, गोंद वो सीट पे लगाएं, किसी को कहें आपको बैठाएं, अब पढ़े। नहीं सर मैं बैठ नहीं सकता पढ़ने के लिए, मैं घर में डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। भाई आपके घर में ऐसी क्या चीजें हैं, आप घर में अपने घर में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आप चले आप मोहल्ले में हैं, आप छत पर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप घर में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लाइब्रेरी जाकर पढ़ें, किसी दोस्त का इंतखाब कर लें, कहीं घर में कोना पकड़ लें, घर का स्टोर रूम तो होगा, घर के स्टोर रूम में चले जाएं। आप हो सकता है घर के स्टोर रूम में ही रहते हो, घर वालों ने एंट्री बनाई हुई, पीने डेबिट, हमारा बच्चा क्रेडिट, तो हो सकता है आप स्टोर रूम में पढ़ रहे हो। स्टोर रूम में पढ़ने जगह चाहिए आपको, इंटरनेट चाहिए, हेडफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए। प्लान फॉलो करेंगे, 4 घंटे टिक के बैठेंगे, ब्रेक ले लें आप। जैसे अगर ऑडिट की बात करो, 2 घंटे का लेक्चर है, आप कह रहे सर 2 घंटे, सर 2 घंटे कैसे पढ़ेंगे? जैसे पढ़ते हैं, जैसे 3 घंटा मूवी देखते हैं, जैसे पूरा दिन तारिक रोड पे घूमते हैं, जैसे न्यूप्लेक्स देखते हैं, वैसे 2 घंटे पढ़ाई कर लेंगे। नहीं सर मुझे तो मौत आती बीच में, आप ब्रेक ले लें, 1 घंटा पढ़ा, ब्रेक लिया, चाय पी, कॉफी पी, फिर पढ़ने बैठ गए आप। नहीं सर वो एक बार ब्रेक लो ना, फिर दोबारा नहीं बैठ सकता, घर में बंदा रख ले, दज्जाल टाइप कोई चीज, तो डंडा हमारा सर पढ़ने बैठ, ये भी कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व है। Whatever works for you, whatever works for you। अब अगर 21, 20 साल, 19 साल के लड़के लड़की को मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई पढ़ने बैठ गया, फिर तो भाई इन्ना लिल्लाह ही बोल सकते हैं भाई। यकीन करें जो रिकॉर्डिंग पे जाए ना, वो सिलेबस आराम से महीना 1.25 महीना पहले कवर कर लेता, अगर वो प्लान को फॉलो करे। प्लस वीकली वेबिनार होता है, यकीन करें 100 बच्चे ऑडिट में थे, वीकली वेबिनार ले रहा हूं मुनीर में, 4 बच्चे लाइव हैं, 4 बच्चे लाइव, और वो माइक बंद है। मैं कह रहा हेलो बेटा आवाज आ रही है, बेटा आवाज आ रही है, हाँ सर बोले, नहीं बेटा दोबारा सो जाओ, अल्लामा बिस्मिल्लाह का मुतु आया। अच्छा अब आपको पता है कि वीकली लाइव वेबिनार है, सर वो माइक खराब है, एक तो ये गुर्बत, मैं यकीन करें मेरी गरीबों से बनती ही नहीं, माइक खराब है, कैमरा खराब है, लैपटॉप की तार नहीं। यार ऑनलाइन जो पढ़ने आए हो तो भाई गैजेट्स तो मुकम्मल करो, अल्लाह का वास्ता यार, तो भाई गैजेट्स तो रखिए ना अपने पास। जब टीचर ने आपको हफ्ते में 1 दिन कहा वीकली वेबिनार लाइव, उसमें बच्चा खामोश है, लड़कियों का कैमरा बंद है, ठीक है मुनासिब, हम कभी फोर्स नहीं करते, लड़कों का कैमरा बंद है, सर बस वो शर्म आ गई। अच्छा भाई अब मैं क्या जवाब दूं उसका, भाई दिल तो जा बहुत टाइट जवाब दूं, लेकिन मैंने कहा चले पास। तो भाई ये वीकली वेबिनार होता है, फिर टीए सपोर्ट होती है, मिड टर्म होता है, मॉक होता है। आप मेरा ऑनलाइन मिड टर्म था, 100 में से 15 लोगों ने अटेंड किया,
मॉक था, लोगों ने कहा सर फिजिकल मॉक रखे, पूरी क्लास जगह सर फिजिकल मॉक हो। मैंने कहा जबरदस्त, एसी चला दिए, मॉल बना दिया, चाय बना दिया, 4 बच्चा के मॉक दे रहे हैं आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। क्यों सर? कौन आए सर? सुस्ती होती है, उठेंगे कैसे सर? घुटनों में दर्द होता है सर, आवाजें आती है, टक टक की आवाजें आती है सर। आर्टिकलशिप में तो बहुत ज्यादा से आवाजें आएंगी, यकीन करें आप। आर्टिकलशिप में मजा, ऐसे बच्चों को मैं वेट कर रहा हूँ, यकीन करें मैं इंतजार कर रहा हूँ ये कब जाएं। सर मैं तो बना ही EY के लिए हूँ सर, मैं जब पैदा हुआ तो अब्बा ने कहा PWC, यकीन करें ये बेटा मैं PWC के, ये KPMG का बेटा है, मैं EY का बेटा हूँ। भाई आप कहां से थे? ये बताएगा आपको कि आवाजें कहां से आएंगी। इसकी आज तक आवाजें आ रही हैं, मैं रोज आके चिपियां लगाता हूँ, बेटा बंद हुई आवाज, बंद हुई। आर्टिकलशिप में वो हाल होगा आपका, जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को गियर अप करें, इतना कीमती प्रोफेशन है अल्लाह पाक, मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि भाई आप प्रोफेशन में आए, कुछ नसीब है आप। यकीन करें हमें वो विजिबिलिटी ICAP की कि हमारे मेंबर्स दुनिया में कहां बैठे हुए हैं। आपकी सोच है कि सैलरी ब्रैकेट क्या है हमारा, आपकी सोच है कि हमारी दुनिया में कहां जॉब्स है, आपकी सोच है कि हमारे मेंबर्स कहां निकल गए हैं। भाई आप कहां से जॉब करके आ रहे थे? ओमान में। मुझे बता, जरा जोर से बोले, ओमान। मुझे बता रहे हैं CBM के और जेबिस के और इकरा के और IB के कितने ग्रेजुएट ओमान में जॉब कर रहे हैं? 0 होगा मेरे हिसाब से। हमारा मेंबर है आज, हमारा ICAP का मेंबर 65 कंट्रीज में जॉब कर रहा है, हाईली पेड। तो भाई इस गुफ्तगू को खुलासा ये है कि वर्क हार्ड, देयर इज अ वेरी ब्राइट कैरियर। इससे अच्छा और इससे कीमती प्रोफेशन नहीं है, इसकी कदर करें भाई। अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें, अच्छे टीचर का इंतखाब करें, अच्छे इदारे का इंतखाब करें और सुकून से जो है ना वो पढ़ाई को फोकस करें फ्रॉम डे 1। जो बच्चा यहाँ से पढ़ेगा वो कभी भी यहाँ प्रेशर में नहीं आएगा। देखिए पहले आपके पास सितंबर था, ये पूरा महीना रिवीजन का था, अब ये महीना चला गया, प्लीज समझे, चला गया महीना। अब इसका मतलब है अब आपने अप्रैल मई जून में सिलेबस निपटाना है, जुलाई में आप रिवीजन करेंगे, मॉक एग्जाम देंगे आप। मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, कम्युनिकेशन गैप भी आता है टीचर्स को। ठीक है, बहुत मतलब बच्चे मुझसे कंप्लेन करते हैं, सर हमने आपको मैसेज किया, आपने जवाब नहीं दिया। यार मैं 700 व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। जिस दिन मैं ICAP पे काउंसिल में आया हूँ 25 ग्रुप और ऐड होगा मेरे पास। तो अगर मैं गिनने बैठूंगा तो मैं तकरीबन 750 व्हाट्सएप ग्रुप में, बट स्टिल आई ट्राई टू रिप्लाई। 4 फोन रखे हुए मैंने, यहाँ जवाब। इंसान गलती हो सकती है, आप रिमाइंडर दे दें, लेकिन आप सवाल करेंगे, आप टीचर से राब्ता करेंगे, आप मुलाकात भी कर सकते हैं। अगर आप ऑडिट मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप मुझसे फिजिकल मुलाकात कर सकते हैं। वीकली वेबिनार है ना, आप टाइम लेके आ जाए। इसका मतलब है एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। सान भाई ओवर टू यू। अब आप कॉम्बोस की बात कर लेंगे, उसके बाद हम सेशन को इस तरह लेके चलेंगे कि हम ग्रुप A की फैकल्टी इस तरह हो जाएगी, ग्रुप B की फैकल्टी इस तरह हो जाएगी, फिर आप हमसे 1-to-1 सवाल पूछेंगे। पिछली बार की तरह से हमने सबको, सारी फैकल्टी को माइक दिया और वो काफी टाइम उसमें कंज्यूम हो गया, तो बेहतर है कि आप हमसे 1-to-1 सवाल कर लें कि सर मैं ग्रुप A में हूँगा, मेरा ये सवाल है। आप 1-to-1 हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद जब सेशन खत्म हो जाएगा तो आप हमसे 1-to-1 सवाल भी कर सकते हैं। ओवर टू हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि जो है अभी तक ICAP ने बताया नहीं है कि अगस्त अटेम्प्ट का जो एक ऑफिशियली टाइम टेबल होगा वो क्या है। तो जो मार्च में पेपर की सीक्वेंस थी, हमने उसी के हिसाब से अगस्त की डेट सही है वो निकाल दी है। तो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा कि यहाँ पर हमारे पास किस डेट को कौन सा पेपर पढ़ रहा है अगस्त में। ये बात सबको बताना कि अब जैसे पहले होता था मार्च सितंबर, अब से होगा फेब और अगस्त। और उसमें भी ICAP का रूल क्या है कि फर्स्ट मंडे से, जो भी फर्स्ट मंडे होगा उससे आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तब आते हैं सर, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि FAR 1 का पेपर आपका होगा 3rd of अगस्त। ठीक है, टैक्स का पेपर आपका होगा 7th अगस्त। इसी तरीके से DSR का पेपर, थोड़ा उसमें गैप आपका हो जाएगा, वो आपका होगा 10th अगस्त। लॉ का पेपर 5th अगस्त। कॉस्टिंग का पेपर जो है आपका होगा, इसके हिसाब से हमारा इसमें लॉ में और कॉस्टिंग में जो है वैसे गैप अभी जो अपरेंटली नजर नहीं आ रहा हमें, तो वो होगा आपका 6th अगस्त। इसी तरीके से FAR 2 का पेपर आपका होगा सबसे एंड में 11th अगस्त। और आपका जो है 8th अगस्त को है BIA है।
और 4 अगस्त को आपका ऑडिट का पेपर पड़ेगा। तो ये डेट्स हमारे सामने आ गई कि सर ये जो है ना, अगर तो आईकैप वही रिपीट करता है जो पिछली अटेम्प्ट का टाइम टेबल था मार्च का, अगर वो यही रिपीट करता है तो सर फिर तो सही है, और अगर ये रिपीट नहीं करता है तो देख लेते हैं क्या होता है। चलिए सर अब आ जाते हैं कॉम्बो। जैसे सर साजिद ने कहा कि रिकमेंड करेंगे कि 3 पेपर ही दें, तो अब देखें हर बच्चे को ना अपने बारे में पता होता है कि यार मैं किस लेवल का हूँ, क्या हूँ। अगर किसी का पीआरसी बहुत स्मूथली निकल गया है तो फिर तो वो 3 पे जाए। कहीं ना कहीं किसी का अगर पीआरसी भी कहीं ना कहीं पेपर रुके हैं या कुछ मसला हुआ है, पढ़ने में मसला हुआ है, तो वो 2 पर पे भी जा सकता है कि वो 2 पेपर दें। और अगर बच्चा जाता है, अगर हम कॉम्बोज की बात करें, हम फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करेंगे मेजरली, फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आप लोगों ने अगर 2 पेपर देने तो फिर मेरे हिसाब से नो ब्रेनर है, और वो है आपके पास FAR1 और टैक्स। इसके पीछे वजह क्या है सर? FAR1 मजबूरी हो जाएगी, सही है, वो आपको आगे भी अकाउंटिंग का 1 पेपर देना है, फिर अकाउंटिंग इज नेसेसरी आगे। और टैक्स इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है, सर मुनीर भी इसके ऊपर फिर जो है हम जब आप लोग कोई सवाल करो पूछेंगे बात करेंगे, कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप ए के अंदर शायद पास करने के लिहाज से जो अभी तक आईकेप का पुराने शुरू के 4 पेपर है, सबसे इजी पेपर पास करने के लिहाज से वो शायद टैक्स का पेपर है। उसके न्यूमेरिकल बड़े रिपीटेटिंग होते हैं तो वो आपका हो जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए। तो हमने कहा सर FAR1 और टैक्स। अगर आप देखेंगे ना सर, इनमें गैप भी है, सही है, 4 दिन का गैप है, ये 3rd को है और ये आपका 7th को है, सही है। तो इनके अंदर 4 दिन का आपको अच्छा गैप मिल जाएगा। फिर आते हैं सर दूसरी, तो जिसको 3 पेपर्स देने हैं तो उसको मैं कहूंगा कि भाई अब आपके पास जो है ना 2 ऑप्शन है, उसमें से रिकमेंडेड क्या होगा, और फिर बल्कि 3 पेपर के लिए 3 ऑप्शन अभी हम बताएंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पर असेस करना है कि सर मेरी थ्योरी साइड स्ट्रांग है या मेरी प्रैक्टिकल साइड स्ट्रांग है। अगर तो आपकी थ्योरी है तो फिर आपके लिए जो है ना कॉम्बोज अलग है, और अगर आपकी प्रैक्टिकल है तो फिर आपके लिए कॉम्बोज अलग है, सही है ना। अगर हम बात करते हैं सर थ्योरी साइड मेरी स्ट्रांग है, तो आपके पास मैं कहूँगा 2 कॉम्बो है भाई। एक तो आपके पास वही 2 पेपर जो FAR1 और टैक्स, सही है, ये 3 को और ये 7 को। तीसरा अगर आप जाएंगे तो फिर मैं इसमें ये रिकमेंडेड है लॉ का पेपर ऐड करूंगा, जो कि आपको कब पड़ेगा 5 अगस्त। तो 1-1 दिन का गैप तो आपको मिल गया, ये नॉर्मल। और अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मैं थोड़ा सा, मुझे IT की भी नॉलेज है, चीजें हैं, तो फिर वो इसके साथ DSR को भी रख सकता है। बट मैंने कहा नहीं, इतना रिकमेंडेड नहीं है, DSR के साथ रख सकता है। तो फिर आपके पास इसमें दूसरा आ जाएगा FAR1 टैक्स और DSR। तो ये आपको पता है 3, ये 7 और वो 10। तो ये भी आपके पास गैप के लिहाज से बन गया कॉम्बो। अब आते हैं सर नहीं मेरी प्रैक्टिकल साइड स्ट्रांग है, तो भाई प्रैक्टिकल के लिए तो फिर आपके पास जो है ना कॉम्बो सिर्फ एक बचेगा कॉम्बो, वो है आपके पास FAR1 टैक्स और कॉस्टिंग, या जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। बट उसमें एक थोड़ा सा इशू है, जो कि इतना बड़ा इशू नहीं होता है, कभी कभी हमें अपरेंटली लगता है, लेकिन अगर देखें 3 को, 7 को और कॉस्टिंग हमारा कब है 6 को, है ना। तो ये है कि इन दोनों के दरमियान जो है ना गैप नहीं है। अभी आईकेप में बहुत सारी शायद डिस्कशंस चल रही हों, इसी को देखते हुए क्या करें, कैसे करें। DSR का थोड़ा सा, ये पिछली अटेम्प्ट पहली अटेम्प्ट थी, तो ये भी ओवरऑल पाकिस्तान से फीडबैक आया है कि DSR बच्चे को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा मसला हो रहा है। तो बट हो सकता है कि शायद पेपर में कुछ रीशफलिंग हो, टाइम टेबल में हो, लेकिन अब तक की जो चीजें उनके हिसाब से ये कॉम्बोज हैं। अभी आपको अपने आप को असेस करना है कि यार मैं किस पे जा सकता हूँ। पहला डिसीजन पॉइंट क्या होगा, 2 या 3। दूसरा क्या होगा, अगर 3 पे जा रहा हूं तो मैं 2 पे जा रहा हूं तो जिंदगी गुलजार, कोई मसला नहीं है। 3 पे जा रहा हूं तो फिर आपका डिसीजन पॉइंट क्या होगा, थ्योरी साइड स्ट्रांग है या प्रैक्टिकल। वो बच्चे को अंदाजा होता है कि यार मुझे प्रैक्टिकल में मजा आता है, उसका जब आपका पीआरसी से आपको इतना अंदाजा होगा थ्योरी स्ट्रांग है, तो फिर आपके पास 2 कॉम्बोज हैं, ये 3 ये 3, सही है ना। दोनों में गैप्स हैं, लेकिन वही बात है कि कंसीडरिंग कि DSR थोड़ा सा मतलब पेपर मुश्किल नहीं है, शायद पेपर आए भी आसान, लेकिन DSR का थोड़ा सा ना अकाउंटेंट्स का मिजाज नहीं है, सही ना। हमारे लिए अभी नई नई चीजें हैं, हालांकि आगे जा करके
देखा जाए तो आईटी बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे ज़िंदगियों में आ जाएगी। अभी भी जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग अपनी फर्म चला रहे हैं, माशाल्लाह उनको पता है यार आईटी का कितना इम्पैक्ट आ गया। तो ये है, लेकिन अगर मिजाज नहीं है तो फिर इस पे जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो देखता रहता हूँ आईटी की चीज़ें, ये वो, मुझे आईटी का है, तो इस पे जाएं। प्रैक्टिकल करना है तो फिर आपके पास ये है। तो ये समराइज वे में आपको बता दिया गया है कंसीडरिंग डेट्स। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से था। फिर जैसे कि सर साजिद ने भी बताया कि वैसे होता था कि सब टीचर्स आकर के अपने अपने पेपर्स के बारे में बात करते थे। इस दफा थोड़ा सा हमने फॉर्मेट चेंज किया है, सही है। और सर साजिद और सर मुनीर की, मतलब ओरिएंटेशन से पहले जो डॉक्यूमेंट है डेट फिट्स का बनाने में, इसमें सर मुनीर की मेहनत है, इसमें सब सर मुनीर के लिए तालियां बजा दें, सही है। और सर साजिद सर मुनीर ने इसकी ज़्यादा प्लानिंग की। तो अब हम आते हैं, सबसे पहले आप लोग कोई भी सवाल होंगे किसी भी टीचर से होंगे, आप हमें 2 सवाल पूछेंगे, हम आपको जो है ना उनके जवाब देंगे। उसके बाद सारे टीचर, सही है ना, ये तकरीबन हमारे पास पूरी कैफ की फैकल्टी मौजूद है, आप उनसे 1-on-1 भी जो है आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने हवाले से चीज़ों से। तो पहले अब आपके पास जो है ना फोरम है, आप लोग बताएं कोई सवाल, किसी का कोई सवाल, कोई पूछने वाले बनो। हाँ, 4 पेपर देने हैं। चलिए सर, ये भी एक बहुत वो होता है, अगर 4 पेपर देने हैं तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये तो 3 कंफर्म हो गए, सही है ना, और फिर आपको अपने हिसाब से देखना है कि यार अगर ये 3 कंफर्म हो गए तो चौथा या तो आप डीएसआर उठाएंगे या तो आप कॉस्टिंग उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप एमएफए कॉस्टिंग से पहले दे नहीं सकते, FAR2 FAR1 से पहले दे नहीं सकते, और आप ऑडिट FAR2 से पहले, और ऑडिट शुरू में हैवी भी शायद हो जाए, तो इसीलिए वो 3 तो निकल के बचे आपके पास 5 में से 4 चूज करने, ये 3 कंफर्म है। फिर बाकी 2 में से आपको वही बात कि मुझे थ्योरी ज्यादा अच्छी लगती है प्रैक्टिकल। ठीक है, हाँ जी, कोई और सवाल? जी, DSR का सिलेबस कम हुआ है तकरीबन, आप ये समझें DSR के जो सिलेबस की कमेटी बनी थी उसमें मैं भी था, तकरीबन 20% जो सिलेबस जो था पिछली अटेम्प्ट तक वो अब हट चुका है। ठीक है यार, आसान देखो मैं बताऊं, वैसे मेरा मानना है ये सब्जेक्ट आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पेपर भी जिन बच्चों ने दिया उनको इतना मसला नहीं होगा। बट मसला क्या है, हम अकाउंटेंट हैं और आईकेप ने यहाँ पर इस पेपर में जो चीजें डाल दी है ना, वो उसको भी डाइजेस्ट करने में ना हम अकाउंटेंट्स को थोड़ा टाइम लगता है, सही है। क्योंकि अगर तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज से 2-2.5-3 साल बाद जब टेक्नोलॉजी इतनी आम हो जाएगी, जिस तरीके से अभी चीजें चल रही हैं, AI चल रहा है, तब वो चीजें इतनी कॉमन टर्म्स हो जाएंगी कि आप सबको समझ में आने लगेंगी। अभी थोड़ा सा मसला है, अब वो दुनिया भर में बड़ी कॉमन है। जो लोग आईटी की फील्ड में IoT वगैरह क्या होता है हमें नहीं पता होता, ये पढ़ते तो पता चलता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीजें, हाँ मुझसे अगर आप पूछेंगे कोर्स कंटेंट इसका ज्यादा था, उसको भी इन्होंने मॉडरेट कर दिया 20% हटा करके। पेपर मेजरली आईकेप को भी अंदाजा है अभी एब्जॉर्ब करने में मसला है, तो पेपर आसान आ रहा है। बट वही बात है कि अगर आप इसको डाइजेस्ट कर पाए पहली अटेम्प्ट में। जी, कोई और सवाल? नहीं, DSR में सिनेरियो बेस्ड, DSR का मैं आपको ये बता दूं कि आईकेप ने ना बड़ा स्मार्टली वो डिफाइन कर दिया है P1, और ये तो आपको सबको पता है ना, कि अब जिनको नहीं भी पता पहली क्लास में पता चल जाएगा कि आईकेप ने ना 2 लेवल्स निकाले। एक प्रोफेशंसी लेवल है हर पेपर में, प्रोफेशंसी लेवल है P1, P2, P3। P1 को जो बच्चे मुझसे पढ़ होता है, P1 को मैं कहता हूँ बेसिक, P2 को कहता हूँ चीता और P3 को कहते हैं वैशी। आपको ये बन के आना है। तो आईकेप ने P3 के अंदर तो आपके पूरे कैफ में कोई भी टॉपिक किसी भी पेपर में P3 नहीं रखा। वो बोलते हैं अभी ये बच्चे इनको वैशी नहीं बनाना, सही है ना, अभी इनको चीते तक जाना है। तो अब DSR में ये कॉन्सेप्ट है और ये हमने कंफर्म भी किया है कि जिसके ऊपर P2 है उसके ऊपर केस स्टडी बन सकता है और उस पर नॉर्मल सवाल भी, लेकिन जिसका P1 लेवल है बेसिक है उसके ऊपर हम खाली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देंगे। ठीक है, कोई और सवाल भी पीछे से आ रहा था? बी लॉ और सी लॉ कंबाइन हुए तो इसका डबल बर्डन नहीं आएगा? ये सवाल है भाई, जवाब देंगे सर। तो बी लॉ सी लॉ कंबाइन होने के बाद ऑब्वियस बात है कि एक प्रेशर तो आया है। पहले 30 चैप्टर्स से या वो 25 चैप्टर्स हो गए, लेकिन वो 25 चैप्टर्स भी जो हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट है 30 वाले, ठीक है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर ये एक सब्जेक्ट आप उठाते हैं और आप ये मजीद 2 सब्जेक्ट, जैसे अगर किसी बच्चे ने 3 सब्जेक्ट देने हैं तो उसके लिए ये 3 सब्जेक्ट बहुत हैं, वो चौथे पे जाए ही ना।
ठीक है। पहले एमसीक्यूज जो होते थे वो पूरे पेपर में 15 मार्क्स के होते थे, अब एमसीक्यूज 20 मार्क्स के हो गए और एमसीक्यूज जो है वो पहले के मुकाबले में आसान हो गए हैं। तो इसको पास करना मेरा ये ख्याल है कि आसान हो गया है। हाँ, कोर्स का बर्डन ज्यादा हो गया है, आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन कंपैरेटिवली क्वेश्चन पेपर जो है वो आसान हो गया है। ठीक है जी। और जी, कोई और सवाल? लॉ के हवाले से हाँ, बी लॉ सी लॉ का सवाल यही कर ले प्लीज। ये इसका क्वेश्चन कंबाइन करना पड़ेगा, अलग-अलग पेपर दे सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी पहले पेपर दे चुके हैं बिजनेस लॉ का और वो पास आपने कर दिया है तो फिर तो आपको सिर्फ सी लॉ का क्वेश्चन देना है, और अगर आपका सी लॉ पास है और बी लॉ आपका रुक गया है किसी भी वजह से तो फिर आपको सिर्फ बी लॉ का क्वेश्चन देना होगा, उसको फिर कंबाइन देना होगा। अगर कोई फ्रेश स्टूडेंट है तो उसे फिर कंबाइन देने होंगे दोनों पेपर। जी, इसमें ये आपको सर साजिद दे देंगे। बी लॉ सी लॉ के और सवाल, डिफिकल्टी लेवल, पेपर किस तरह का आता है, कितना पढ़ना पड़ेगा? तो दोनों ही से 50-50 मार्क्स होते हैं। दोनों 50-50 मार्क्स का। 10 मार्क्स के एमसीक्यूज बिजनेस लॉ से, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज आपके कंपनी लॉ से, और बाकी डिस्क्रिप्टिव जो है वो 40-40 क्वेश्चन। अच्छा सवाल, अगर आप खुद ही क्विकली बता देंगे, पहले आप बी लॉ कवर करेंगे फिर सी लॉ साथ साथ लेके चलेंगे, स्ट्रेटजी बता दें। अच्छा, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, 2 क्लासेस में बिजनेस लॉ करेंगे और 2 क्लासेस में हम कंपनी लॉ करेंगे। द रीजन बीइंग क्योंकि हमारे पास इस वक्त टाइम कम है और तकरीबन कोई 4 महीने हैं, लेकिन ये 4 महीनों को मैं 3 महीने सर, 3 महीने अफेक्टेड है, अगस्त तो है। मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा 4 महीने। हम इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, हम कंप्लीशन ऑफ कोर्स कब कर लेंगे इंशाल्लाह 11 जुलाई को हमारा कोर्स जो है वो मुकम्मल हो चुका होगा और हम जो है वो सारी चीजें फिजिकल करेंगे इंशाल्लाह। मतलब फिजिकल आपका पूरा कोर्स की कवरेज हो रही होगी और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस लॉ हम 2 दिन करेंगे, कंपनी लॉ 2 दिन करेंगे। सर क्या बार बार रिवाइज करवाएंगे, क्योंकि पूरा पेपर थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल है, तो इसमें क्या बार बार आप रिवाइज करवा रहे होंगे, क्या करेंगे? मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। जैसे एक चैप्टर है वो 4 दिनों के अंदर होता है खत्म, अच्छा 4 डेज अगर उसे लगते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने जो भी कुछ आज पूरे दिन में पढ़ा हम लास्ट में उसका रिवीजन कर लेंगे। स्पीडी रिकैप एकता कपूर वाला। सेकंड डे जब हम आएंगे सर, इन्होंने एकता कपूर वाला इनको याद नहीं होगा ना। रोहित शेट्टी को जानते होंगे ना फिर तो ये लोग, तो रोहित शेट्टी वो, लेकिन वो करता नहीं है ना यार ये काम। तो अब सेकंड डे जब आप आएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो रिकैप होगा जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा, फिर लास्ट में आप दोनों क्लासेस का रिवीजन हो जाएगा। फिर तीसरी क्लास में आएंगे तो पिछली 2 क्लासों का ऊपर रिवीजन, लास्ट में तीनों का रिवीजन। चौथी क्लास में आप आएंगे रिवीजन। इस तरह से आप इतनी बार रिवाइज कर लेंगे मेरे साथ तो आपको वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। दूसरा सर, क्या पास्ट पेपर्स आप बताएं, पास्ट पेपर्स हम साथ में लिखेंगे, ठीक है? आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ क्वेश्चंस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, एक आधे क्वेश्चन की, 2 क्वेश्चन की, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा। बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे, आप मुझे चेक करवाएंगे। सर क्या आप अलग से कोई टाइम देते हैं हमें? वीक में एक दिन ऐसा होता है, मैं स्टूडेंट्स को पता होता है कि मैं क्लास में बैठा होता हूँ और आप वहां पर आए, आप अपने क्वेश्चन चेक करवाएं, आप अपने कॉन्सेप्ट पूछें। हाँ, कॉन्सेप्ट पूछने के लिए तो आप हर क्लास के बाद आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज आपको चेक करवानी है तो आप एक स्पेसिफिक क्लास में बता दूंगा, वो माइट भी ट्यूसडे होगा, तो ट्यूसडे के बाद क्लास के बाद मैं यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ, तो आप अपने क्वेश्चन भी चेक करवा दें, तो आपको 101 गाइडलाइन भी मिल जाएगी। ठीक है, कोई और सवाल? लॉक इसके अलावा कोई सवाल हो तो भी सर सवाल अवेलेबल होंगे। हाँ जी, चलिए जी। ग्रुप ए में हमारे पास है FR1, जो बच्चे FR1 में आएंगे, थैंक यू। सवाल काजी आ जाए, एक सवाल आया है कि सर कहाँ से FAR1 आए जी? ये ऑनलाइन से, जिला बाजोड़ से आए जी। तो FAR1 में आप सर मेजॉरिटी पढ़ाएंगे, हसन खनानी। मैंने कहा नहीं, 80% कोर्स FAR1 का सर काजी पढ़ाएंगे, ठीक है? बाकी तो सर काजी ओवर टू यू FAR1 के हवाले से कोई भी सवाल हो। अच्छा, मैं 20% पढ़ाऊंगा। सवाल पहले कर लेंगे या पहले ये, बल्कि काम करें पहले आप बता देंगे FR1 किस तरह लेके चलेंगे आप, क्योंकि PRC के बाद ये मेजर जंप होगा। देखिए, जिस तरह से हमारे पास टाइम लिमिटेड है सर, और FAR1 का जो सब्जेक्ट है, लाइक जो PRC पढ़ के आए उनको पता है, ये सारा प्रैक्टिस बेस्ड।
और प्रैक्टिस के बगैर इसमें हमारा कोई गुजारा नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपके साथ जो दुश्मनी करनी होगी वो ये दुश्मनी करनी होगी कि आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रखना पड़ेगा। और रहा सवाल इसका कि हम लोग कितने टाइम में कोर्स को कवर अप करेंगे, देखें प्रैक्टिस अच्छी खासी रिक्वायर्ड है। इस सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं। सर वो क्या चेंजेस आई हैं? आईएएस हमारे पास एक होता था 38 जो है वो लास्ट अटेम्प्ट से, वो पहले लास्ट अटेम्प्ट में एक मेहमान के तौर पे स्पेशल अपीयरेंस के तौर पे एफएआर 1 में आया, उसने फिर से एफएआर 2 में डाल दिया जी। और रेशोज एफएआर 2 में डाला था वो एफएआर 1 में आ गया। बस ये थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, इसमें कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। बस मेरी आपसे गुजारिश ये होगी, देखें जब सेशन हमारा स्टार्ट होगा, कोर्स हमारा स्टार्ट होगा, आपने डे 1 से मुझे फॉलो करना है, कोई भी चीज बात के लिए नहीं छोड़नी। क्योंकि मसला पता है खराब कहाँ पे होता है, चाहे वो पीआरसी हो चाहे वो एफएआर 1 का सब्जेक्ट क्यों ना हो, मसला हमारा खराब ही वहां से होता है जहाँ पे हम बोलते हैं एक हफ्ते बात कर लेंगे। जैसे साजिद ने शुरू में बात की थी कि भाई वो ईद के बाद करेंगे, वो मंडे को करेंगे, तो आधा दिन गुजर गया। हम लोग की सबसे मेजर कोताही यहीं पे होती है कि हम लोग बात के लिए छोड़ देते हैं। रोज का काम रोज निपटा लें। ये पीआरसी वाली फैंटेसी वर्ल्ड में आप नहीं घूम रहे होंगे कि चलो जी एक टॉपिक स्किप हो गया तो बाद में कवर अप कर लेंगे। यहाँ पे ये रायत हमारे पास नहीं होगी। और हमारे पास अब जो टाइम पीरियड है वो कौन सा, अप्रैल मई जून, यानी कि 3 महीने कुछ दिन में मजीद लूंगा जुलाई के। सर क्यों लेंगे आप ज्यादा? क्योंकि मैं डे 1 पे सबके सामने ही एक चीज का कमिटमेंट करता हूं कि यार कोई भी ऐसा पास पेपर शायद हो जो हम ना करें। पास पेपर्स हम लोग एकदम शुरू नहीं करते, हम लोग अपने हिसाब से पूरा एक माहौल बनाते हैं। जिस तरह से पीआरसी में बच्चों ने मुझसे पढ़ा होगा कि भाई पास पेपर अगर यहाँ आए और हम यहाँ खड़े में, तो एक सेशन लेने के बाद मैं पास पेपर्स तक नहीं पहुंचूंगा। मैं स्लोली ग्रेजुअली प्रैक्टिस करवा के और पास पेपर्स की तरफ हम लोग मूव करेंगे। और पास पेपर्स में हमारे पास चूंकि एफएआर 1 का पेपर है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसमें हमारे पास एक एक टॉपिक के कई सालों के पास पेपर्स हैं। यानी कि मोस्ट रीसेंट 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स कराना ये मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी क्या होगी कि आपने आके प्रॉपर्ली क्लासेस लेनी है, रिवाइज करना है, और जितना भी काम आपको दिया जाएगा वो आपने टाइम पे करना है, यानी कि कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना। और कुछ बातें जो आपके जहनों में हैं वो प्लीज आप पूछिए ताकि उसका मैं वक्त के साथ साथ आपको जवाब दे सकूं। आप लोग प्रैक्टिस कर करके थक जाएंगे, काजी प्रैक्टिस करा कर नहीं थकेगा। सर ये क्या करें, हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि यार मैं जो है वो 1 सवाल 2 सवाल कराए, एक टॉपिक के 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स आ रहे हैं, मैंने 2 कराए, 3 कराए, 4 कराए, नहीं यार बाकी आप कर लेना। ओ भाई आपने हमारे साथ ही बैठना है और हमारे साथ ही करना है। यानी कि आपके दुख जो है वो हमने लिए हुए, अपने सर पे आप ही किए हुए कि हमने करना है, हमने करना है, और कल के लिए कोशिश करनी है कि काम नहीं छोड़ना। कुछ दुख की बात कर रहे हैं, पढ़ाई के दुख। कुछ सपोर्ट जो है सिचुएशन को देखते हुए हम लोग जो है, मैंने ये सोचा है, मैंने सर आसान से खैर इस हवाले से बात नहीं की है, मैं सर साजी की नॉलेज में लाया सर, कुछ सपोर्ट जो है वो हम लोग जो है वो रिकॉर्डिंग का भी मैं कहीं ना कहीं वो लूंगा। और उसके लिए भी मैं आपको टाइम बताऊंगा कि भाई आप हमारे साथ चल रहे हैं तो आपने फला दिन ये लेक्चर आपने कवर अप कर लेना है और फिर हमारे साथ फिजिकल में कंटिन्यू रखना है। कुछ सपोर्ट डेफिनेटली लिया जाएगा, लेकिन फिर भी इस चीज को मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि जितने भी पास पेपर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स के, वो इंशाल्लाह हमने क्लास में ही सॉल्व करने होंगे। कोई सवाल है? कोई सवाल एफआर अच्छा यहीं पे एफआर 2 भी कवर कर लेंगे। मेजर लीड आपके पास है। एफआर 1 के हवाले से काजी करेंगे, 1-2 बैचेस होंगे, एक ऑनलाइन होगा फुल, वो मैं कराऊंगा, बाकी जो है एफआर 2 में भी काजी जो है मेजर जी इंशाल्लाह। तो ऐसा एफआर 2 में आ रहे हैं इस बार, ठीक है। कोई सवाल अगर आपको स्पेसिफिक तो कर लें प्लीज। एफआर 1 के हवाले से कोई सर, ये बच्चे अभी बोलते नहीं है, वैसे इनके अंदर जज्बात बहुत सारे हैं। हमने सर जो भी जितने भी पेपर होंगे, जितने भी सभी के पेपर जो भी पढ़ाई होगी टोटली फिजिकल होगी या ऑनलाइन भी होगी। यहाँ रिकॉर्डेड वो मोड बता दे जिससे हमने ARTP से किए हुए, तो कुछ वो किसी के नाम मत ले, जिसकी वजह से कुछ फिजिकल पढ़ाते हैं, कुछ रिकॉर्ड ले लेते हैं। या उनके 3 मोड्स हैं, वो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड भी देते हैं, फिजिकल। आप एफआर 2 की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक?
नहीं सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सारे पेपर्स। तो यहाँ पे मैंने पोर्टल लिया नहीं तो मुझे पता नहीं कि यहाँ पे कौन कौन सी मैं अगर इसमें ऐड कर दूं, FR1 जो है कैफ 1 बेसिक कैफ 1 जो है वो पूरा फिजिकल होगा। शायद कोई टॉपिक एक आधी देना चाहें रिकॉर्डेड, लेकिन मेजर लीड फिजिकल है। कैफ 2 टैक्सेशन है, पूरा फिजिकल होगा। कैफ 3 DSR पूरा फिजिकल होगा। कैफ 4 बी लॉ सी लॉ पूरा फिजिकल होगा। कैफ 5 ग्रुप ए तो फिजिकल है, आप ये दिमाग में कॉस्टिंग पूरा फिजिकल होगा। FR2 के 2 बैच हैं, एक ऑनलाइन है, इस तरह ऑडिट का ऑनलाइन बैच होता है, ठीक है ना। कोई बच्चे ग्रुप बी का आते बच्चे में नहीं आता है, तो FR2 के जो 2 बैच है उनमें एक बैच फिजिकल है जो सर कादी और अफसान मिलकर पढ़ाएंगे, जहां पर मेजर लीड सर कादी की है, वो फिजिकल बैच है। सर मेरी क्वेश्चन का ये था, मतलब अगर बाय चांस अगर मैं फिजिकल ले रहा हूँ क्लास, तो अगर मैं फिजिकल अटेंड नहीं कर सकता तो क्या रिकॉर्डेड नोट अवेलेबल होगा? बिल्कुल वो है आपके पास। ठीक है, कोई और सवाल? तो FAR1 के हवाले से सवाल, क्योंकि मैं जानता हूँ सर ये PRC के जो बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं इनके अंदर बहुत सारे मतलब जज्बात हैं, शर्म आ रही है और इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि स्टार्टिंग में जो FAR1 का पेपर है, कई लोगों की यहाँ पे एक ही राय है कि FAR1 का पेपर का पासिंग इतना अच्छा है नहीं, और एक दफा आप ट्रैक पे आ जाते हैं, FAR1 2 3 4 में से आपने 3 दिए, 3 में से आपके इंशाल्लाह ताला 3 के 3 निकल गए, 3 में से 2 निकल गए, स्पेशली FAR1, तो इसका मतलब आप ट्रैक पे आ चुके हैं। अब इफ इन केस फ्यूचर में जाके अगर आपका कोई आगे का पर्चा रुकता है, तो उस वक्त ये नहीं कहा जाएगा कि सर वो पता नहीं मेरे साथ भगवान ऐसा ही क्यों होता है। आपको समझ आ चुकी है कि पढ़ाई करनी किस तरह से है, अब टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर तरह से आपका हाथ पकड़ के लेके चलें, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, मुझे आप लोगों से मोहब्बत है और मैं बड़ा शर्मिंदा होऊंगा अगर आपके वालिदैन सामने आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि यार मेरे बच्चे का पेपर नहीं निकला, आप ही उस्ताद है ना, तो मेरे लिए ये चीज बड़ी तकलीफ दे है कि मैं उनको किस मुंह से जवाब दूं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और आपने भी अपनी तरफ से पूरी डेडिकेशन के साथ डे वन पे आपने सिंसेरिटी के साथ चीजों को लेके चलना है, और यहाँ पे इतना ज्यादा आपका कैजुअल एटीट्यूड रहेगा नहीं। दुनिया की जो मस्ती मजाक पार्टियां शार्टियां करते हैं वो आप बेशक करें, जाहिर सी बात है, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, और इंसान की जिंदगी में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा, यार मुझसे बात मत करना, मैं सीए कर रहा हूँ, दाढ़ी बड़ी हुई हो, बात करते वक्त भी अजीब सा बंदा बिल्कुल उख्तार है। हमने बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजारनी है, जिस तरह से आप लोगों को बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं वो भी इंसान के बच्चे हैं, तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ख्याल है? ऐसा ही है, सब अल्हम्दुलिल्लाह इंसान के बच्चे हैं। हम मेहनत करेंगे, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। हम मेहनत करेंगे, माँ बाप से दुआएं कराएंगे, और इंशाल्लाह हम मुखलिस से सिंसियर हैं अपनी एजुकेशन से, तो इंशाल्लाह जरूर अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करेंगे। नहीं, कोई सवाल वो हम लोग अभी सर डिसाइड कर लेते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, थोड़ा सा ये बस वो हम डिसाइड। जो आसान वाला बैच है ना वो रिकॉर्डेड होगा, उसमें आसान भाई की ऑप्शन है, तो हो सकता है वो कुछ उसमें कुछ सेकंड टॉपिक में कर लूं, लेकिन देखें दो ऑप्शन है, ये एक तो कंबाइंड बैच हम दोनों का जो फिजिकल चलेगा मेजरली, सही है ना। दूसरा है क्या है, एक होगा ऑनलाइन, उस ऑनलाइन बैच में हो सकता है कि मैं 2-3 टॉपिक्स जो है फिजिकल करवाऊं, बट वो मेजरली ऑनलाइन हो, ठीक है। अच्छा, कितने लोग कॉस्टिंग में आएंगे? कोई सवाल FR2 का? हाँ, जैसे समझा, मैं जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ, मैं सीए ऑप्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने जीसीसी की एग्जाम्शंस ली थी, तो उसमें मुझे कहा गया था कि आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग लीजिए। तो मुझे ये पूछना है कि FAR1 और FAR2 कंबाइंड तो नहीं देना? नहीं, लेकिन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग जो है ना, इसका भी हमें जो उसने नाम कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग देखा है, तो उसमें हो सकता है, अभी हमें इसका सिलेबस देखना पड़ेगा। हाँ, ये जो एकरा से आ रहे हैं ना, तो उसमें तो कहा गया है कि 4 पेपर देने हैं, सही है ना। ऑडिट देना है, कॉस्टिंग MA देना है, टैक्स देना है, कॉर्पोरेट देना है, ठीक है। तो सिलेबस देखना पड़ेगा, वैसे मेजरली सेम होगा। एक दो टॉपिक हो सकता है वो FAR1 के डाल दे, जैसे कि IS16 वगैरह, ये भी देखा नहीं है हमने, क्योंकि अभी ये देख करके आपको बता देंगे क्या होगा। सर एज पर आईके रिकमेंडेशन पेपर के सिलेबस से हाँ, तो फिर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का वही पेपर होगा, सेम से होगा, तो क्लासेस भी सबके साथ कितने लोग कॉस्टिंग में आएंगे? काशी भाई, अगर आप बारी कोई सवाल कॉस्टिंग से ले अगर कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, क्योंकि PRC में कॉस्टिंग में जो क्वेश्चन होता है वो बहुत लिमिटेड होता है।
तो मेरे ख्याल में शायद उसके बाद तो ये बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस है। पीआरसी में उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन था मैन्युफैक्चरिंग का, वो अब हट चुका है। उसकी जगह जो है पीआरसी में मैन्युफैक्चरिंग का हट के एजेंट्स और पार्टनरशिप का पोर्शन है। आपको कॉस्टिंग मैनेजमेंट पहले वो बहुत थोड़ा सा था, वो एक्सक्लूड हो चुका है। नहीं सही है ना। आवाज आ रही है आप लोगों को? ये वाला अभी जब तक आप लगा लें। बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? अच्छा, कॉस्टिंग में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। वैसे तो कॉस्टिंग का असल में मसला सिर्फ ये आता है कि ज़ाहिर है पहले कभी पढ़ा नहीं होता और फौरन पहले अपना तजुर्बा बता रहे हैं कि आपका कॉस्टिंग का टोटल पढ़ाने का एक्सपीरियंस। हाँ, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए कॉस्टिंग पढ़ाते हुए। कैफ जब आया था केएनएस के अंदर ही मेरा पहला बैच केएनएस के अंदर मैंने पढ़ाया था। कैफ जब 8 होता था, फिर वहाँ से लेके आज तक अल्लाह का शुक्र है कॉस्टिंग में मेरे पास ही मैं ही करा रहा होता हूँ। और बाकी ये कि कॉस्टिंग में इशू कहाँ आता है, वो यही वजह है कि हमारा ज़ाहिर शुरू का बैकग्राउंड नहीं होता, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी होती है, इस वजह से मसला आता है। थोड़ा सा दूर कर लेंगे, साथ में ना। हाँ यार, आप लगा दो। सही है। अच्छा भाई, बाकी ये कि यार कोई भी सब्जेक्ट है नया आता रहता है जाता रहता है, मसला नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर बेस बना के चले। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर क्या होता है, कुछ लोग अगर ओवर स्मार्ट बनते हैं कि नहीं जी पहले जो ना डायरेक्ट टॉपिक शुरू करेंगे बड़ा, तो मैं हमेशा एक ही बात रेकमेंड करता हूँ। अभी लास्ट बैच जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो बताएंगे, थोड़ा सा टाइम दो बेस को, एटलीस्ट 2 वीक्स। वो नहीं डायरेक्ट पहला टॉपिक क्या होगा जी, वो जरा वो उस चक्कर में हम ज्यादा मार खा रहे हैं। उसमें क्या होता है, हमारी बेस बनी भी नहीं होती, फिर वो सारा ब्लेम आप पे आ जाता है कि यार आप में अहलियत ही नहीं उस सब्जेक्ट को समझने की। तो थोड़ा सा 2 वीक्स मेरे हिसाब से मैंने निकाला हुआ है, थोड़ी सी बेस बनाए, फिर टॉपिक में आए और उसके बाद फिर खुद ब खुद रिदम बनता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, वो जिस तरह से हम लोग अकाउंटिंग में एकदम कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करते, तो आपको याद होगा बेसिक्स में हम लोगों ने एंट्रीज टी अकाउंट में कितना ज्यादा टाइम लगाया और उसके बाद फिर हमारे सारे टॉपिक्स आगे खुल गए। तो सर भी वही मेरे जी हाँ साथ है कि बेसिक्स एक दफा आपकी सेटल डाउन हो जाती है तो उसके बाद फिर अब वो बताइए क्या होता है, उसमें थोड़ा कल्चर हमारा बन गया। ये मैंने पिछले अटेम्प्ट से थोड़ी कोशिश की समझाने की कि भाई ये ना करो यार, चैप्टर शुरू होगा सब भाई सभी कुछ पढ़ना है ना यार, तो वो 4 महीने में पढ़ना है वो जमन। अब तो ये जरा सारा चीज आ गई है, लेकिन अगर मैं पिछले सेमेस्टर की बात करें, अगर सितंबर में पेपर है तो जुलाई तक खत्म कर लेना, सब होगा। तो बेस बना के कर लो ना। अगर आप फौरन किसी बड़े चैप्टर पे आ जाएं और हीरो बनने की कोशिश करें तो वो चीज सही नहीं है। वैसे ही नया सब्जेक्ट है और उसके अंदर बेस नहीं बनी हुई, तो थोड़ा सा टाइम 4-6 सेशंस बेसिक पे लगाते हैं हम। उसके बाद फिर आईकैप के सवालात हैं, बेहतर सवालात हैं, और वो जो बेस होती है मैं आपको बताऊं कॉस्टिंग की जो बेसिक्स है, यानी मैंने उसको 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, कभी इत्तेफाक हो देखिएगा। टोटल छोटे छोटे 2 वीक्स की बेसिक्स है, आखिरी दिन भी जो पढ़ रहे होंगे ना वो बेसिक वहां पे भी काम आ रही होगी। यानी एक चीज एक दफा सीख ली जाए फिर बार बार वो आनी है तो वो हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप नहीं बेस बनाएंगे तो आगे जाके क्या सीन होता है, वो बार बार आपको फ्रस्ट्रेट करती है, इरिटेट करती है। सब्जेक्ट में होता होगा सर, लेकिन कॉस्टिंग में इसलिए जरूरी है कि आपने FR1 पढ़ लिया, इंटरमीडिएट करके आया तो थोड़ी बहुत बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी है, तो वहां शायद आप कोई बड़ा टॉपिक स्टार्ट ले सकते हैं। कॉस्टिंग में तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है और वहां आप स्टार्ट कर दीजिए CVP, क्या होगा जी, हीरो बन जाएंगे आप, वो विलन बन जाते हैं आप, अल्लाह माफ करे। तो थोड़ा सा इसका आप ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह हम यहाँ जब भी चलते हैं थोड़ी सी बेस बना के पास पेपर सारे करें। मेरा जो थोड़ा सा तरीका है, मेरा बिलीव है, अब आप इसको जरा देख लीजिएगा, 2-3 काम आप कर लेना तो इंशाल्लाह सब्जेक्ट पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं मेरे हिसाब से। एक तो क्लास रेगुलर ले, दूसरा मैं कोशिश करता हूँ हर रोज हर क्लास में, खासतौर पे जब फिजिकल बैठते तो उसका मजा आता है, एक आध सवाल जो टेढ़ा सवाल है ना पहले तुम करो। क्यों? इस माइंड को पहले एक्टिव तो करो, क्योंकि अगर तुम्हारे सोचने से पहले मैंने बोर्ड पे लिख दिया या कंप्यूटर पे लिख दिया तो तुम बोलोगे हाँ ऐसे ही होना चाहिए था। यानी मैंने अगर आपको एक्टिव, आपका माइंड एक्टिव नहीं किया क्लास में तो आप उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको अंदाजा नहीं होगा इसके अंदर डेप्थ क्या थी। तो डेप्थ को अगर जानना है तो जरूरी है, तो ये मैंने अपनी आदत बनाई हुई है कि क्या कोशिश करता हूं मैं रोज हर क्लास में कोई एक सवाल
या 2 सवाल, और खास तौर पे वो सवाल जो थोड़ा सा ट्रिकी है, जो थोड़ा सा टेढ़ा है, दिखने में शायद आसान लग रहा है, बट उसको आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे अगर एग्जाम में अचानक आ जाएगा, उसको करो यार आप। और तीसरा, घर जाके उसी वक्त, जैसे सर साजिद भी कह रहे थे, यार आपने आज पढ़ा है ना, 3 घंटे की भी क्लास ली है ना, हाफ एन आवर, जस्ट हाफ एन आवर वुड बी इनफ टू कवर दिस। अब उस आधा पौन घंटा बैठ के आज हमने क्या किया, कुछ नया ना करें, उस 3 घंटे में करा क्या, कैलकुलेटर उठाए, उसको चेक करें, ये लॉजिक थी, ये लॉजिक थी, ठीक है खत्म। जरा सा कोई सवाल लग रहा है कि नहीं यार ये समझ नहीं आ रहा, उसको सॉल्व कर ले, आधा घंटा 35 मिनट। हफ्ते में अगर 4 क्लासें तो 4 दिन ही करना है ना यार। अगर 3 सब्जेक्ट भी ले रहे हैं तो आधा घंटे का मतलब 1.5 घंटा। तो क्लास के अलावा 1.5 घंटा देते, रोज 5 रोटियां खाते, महीने में 150 रोटियां होती है। कभी ये सोचा आपने 29 दिन कुछ ना खाए और एक दिन 150 खा ले? नहीं होगा, वो उससे पहले निकल जाएंगे आप। तो बस इसी तरह इसका भी, अगर आप आधा घंटा तकरीबन निकाल लें, एक सपोज टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, FR1 पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग पढ़ रहा है कोई भी, तो यार 1.5 घंटा लगेगा हार्डली, वो भी 4 दिन यार, 5 दिन, 2 दिन आपके पास है। प्रॉब्लम हमारे साथ मसला ये है कि हम थोड़ी सी प्लानिंग जो है ना, वो 4 महीने के बजाय 1 महीने पे ले जाते हैं, उससे स्ट्रेस आता है। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है सर। और कोई सवाल है तो पूछ लो यार। सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हाँ हो गया है, मैनेजमेंट अकाउंट, कोई फर्क नहीं है, कोई इंक्रीज भी है या डिक्रीज? नहीं, सही है, नॉर्मल है। ज़ाहिर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, मैं आपको बताऊं, नॉर्मल है मेरे हिसाब से। पूछेंगे कैफ 8 था, कैफ 3 में आया, कुछ चैप्टर में ना थोड़ा हल्का हाथ रखा हुआ था, कुछ चैप्टर में, लेकिन अब हाँ थोड़ा सा बेहतर होगा। और बोले जी, मैंने भी बताया वजह यही है, आप बेस बनाते नहीं है, सही है ना, एक तो ये होता है। दूसरा ये कि सवालात करें, अब फर्क पड़ता है यार ट्राई करने से। पेपर बताइए क्या है, देखो कॉस्टिंग में एक सबसे बड़ा मसला बताता हूँ आपको क्या। चले एक चीज सुन ले जरा। एक होता है डेटा बेस्ड क्वेश्चन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें नॉर्मली हमें डेटा मिलता है और उससे हमें लॉ के मुताबिक प्रेजेंटेशन देनी होती है मोस्टली। कॉस्टिंग के अंदर सिनेरियो होता है, उस सिनेरियो को पढ़ के डेटा बनाना होता है। तो ये मुझे लगता है जो मेजर डिफरेंस है। तो उसमें अगर हम 4 महीने थोड़ा थोड़ा एक 2 सवाल पढ़ते रहे और ये डिस्कस करते रहे इसमें है क्या, बेसिक फॉर्मेट सबको आता है, बट उसमें से कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना है उसके लिए जरूरी है कि अगर हम 3-4 महीने एक सवाल, रोज 1 या 2 सवाल, मैं क्लास में अगर कभी आईसी में हो या सी हो, मैं जब करा रहा होता तो मैं उसके बाद समझो एक बंदा भी मुझे बिजी ना नजर आए, मैं उसकी जिंदगी अजाब कर दूंगा। क्यों? ओ भाई मैंने मजाक करने के लिए थोड़ी दिया, करो यार। और मैं जब देता हूँ सवाल किसी को, मैं उनसे बोलता हूँ नहीं होगा, जाओ, ये दिया इसलिए थोड़ी तुमसे करोगे। 10% तो कर लो, 20 तो कर लो, 30% कर लो, इस माइंड को थोड़ा एक्टिव तो करो। और जब आप 10, 20, 30% एक्सपेक्ट करते हैं, कभी कभी 100% आंसर आ जाता है। तो आप 100 एक्सपेक्ट करो ही नहीं, क्योंकि टारगेट एक है, सवाल में एंगेज हो और अपने माइंड को एक्टिव करें और थोड़ा रियलाइज करें जो बोर्ड पे होता हुआ नजर आ रहा है, जब मैं कर रहा था मुझसे नहीं हो रहा था। खत्म। 4 महीने इसकी रिहर्सल करेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम में चांस होता है हम बेहतर कर पाए। चौथा एक काम और भी हो सकता है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ यार, अगर मैंने 20 सवाल क्लास में मैंने आपने मिलके किए हैं तो 2 या 3 सवाल, एटलीस्ट 2 या 3 सवाल हर चैप्टर के, खास तौर पे बड़े चैप्टर के, फ्रॉम स्क्रैच आप घर पे किया करें, ताकि उसको अडेप्ट करना आए, उसको समझना आए कि कैसे टैकल करना है। सिनेरियो को पिक करना ही तो असल चीज है। सही है, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, टोटल प्रैक्टिकल है, थ्योरी तो भाई मुश्किल से 5% है, 100% न्यूमेरिकल्स है। अभी तो एमसीक्यूज आएंगे उसमें भी न्यूमेरिकल्स ही होंगे। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, हार्डली 5% की थ्योरी आती है और वो मुझसे पूछो ना, वो थ्योरी भी न्यूमेरिकल ही है। मसलन आपने ओवर अंडर अप्लाइड निकालना है, वो फॉर्मूला है, वो बोलते व्हाट डज इट मीन। अबे भाई जिसको फॉर्मूला निकालना आता है कि वो बोल नहीं सकता अपने लफ्जों से, उसके लिए कोई इंग्लिश थोड़ी चाहिए होगी। तो थ्योरी तो समझे ना होने के बराबर है। और कोई सवाल? हाँ, मैं हूँ। तो भाई कैसे टेक्निक से करा दें, बस लोग अब इंशाल्लाह आएंगे एमए करने आएंगे हम तो एमए भी है, ठीक है, नहीं देख रहा मैं एमए भाई हमारा बात तो बड़ा सर
सऊद माशाल्लाह एक जमाने में आई थिंक सऊद में 5-6 साल का थे। जी बिल्कुल 4 years। ठीक है ना, सऊद ने स्टार्ट किया था पीएस जो पुराने कैंपस में हैदराबाद में स्टार्ट किया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और सऊद के 2 स्पेशल एलान है माशाल्लाह। ये मेरे अपने स्टूडेंट रहे ऑडिट में एसीसी का, और माशाल्लाह सीए फाइनल के भी स्टूडेंट रहे, और फिर माशाल्लाह जो है इन्होंने तकरीबन कोई 7-8 साल मैंने सऊद 7-8 साल आप बिल्कुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में माशाल्लाह थे। तो अभी लोग हमारे साथ हैं। अब एमएफए का पेपर है, कितने लोग वैसे अब इस पेपर में आ गए कैट 7 में या देने का सोच रहे हैं? ठीक है, चले वो तो कोई मसला नहीं। अभी आज मेरे ख्याल से इनिशियल पेपर्स में होंगे, तो आपने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कैट 7 अटेम्प्ट करना ही होगा। अच्छा, कैट 7 BIA के पेपर के बारे में एक बात कहता चलूँ कि ये पेपर जो है वो जैसे सर ने कहा MFA कहा जाता था पहले, और ये नया पेपर था। एक चैलेंज हमें फील होता था क्योंकि मेरा CA फाइनल से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और थैंक्स टू सर साजिद सर ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया CA फाइनल पढ़ाने का, और CA फाइनल काफ़ी साल पढ़ाने के बाद फिर मैं कैफ में भी आया। कैफ में भी सर ने मुझे जो है इंट्रोड्यूस किया पास में। तो हमने एक चीज़ नोट की थी कि CA फाइनल में जब बच्चा आता था तो उसके पास कुछ चीज़ों का बैकग्राउंड नहीं होता था। वन ऑफ द एरिया जो MFA में है, मिसाल के तौर पे BFD, आई डोंट नो आपने नाम सुना, BFD का नाम सुना है आपने? CA फाइनल, हाँ, इसका नाम चेंज हो गया, SBF हो गया। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आता था कि लोगों के पास बैकग्राउंड ही नहीं होता था। तो बिल्कुल इस क्रेज से जो है ना, क्या कहते हैं, सर हरीउल्लाह शेख पढ़ाते थे, तो बिल्कुल हमें याद है, बिल्कुल हम बैठे होते तो बहुत बेसिक से पढ़ाना पड़ता था सबको। ठीक है, हम भी कहते थे कि यार क्या कहते हैं, ये तो पहले तो कुछ था ही नहीं, कहाँ से आ गया। तो ICAP ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया 2022 में, जो स्कीम जब इम्प्लीमेंट हुई तो 2022 में जो है एक पेपर आया जिसका नाम था MFA। अच्छा, मैं कहूँगा ये आज भी बेबी पेपर है, और उस वक्त भी बेबी पेपर था। अच्छा, बेबी पेपर ये 2 वजह से मैं कहूँगा। एक वजह तो ये है कि जितनी भी टेक्निकलिटी CA फाइनल में आनी है, ठीक है, जो मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा टफ टाइम देती है, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन यहाँ पे है। ठीक है, BFD का पोर्शन यहाँ पे है। SPM एक पेपर हुआ करता था, अब वो अल्लाह को प्यारा हो गया जी, तो उसका नाम जो है वो क्या कहते हैं, अब वो केस स्टडी में चला गया, तो उसकी भी कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का पेपर नया आया, आई डोंट नो आप लोगों को पता है, CFAP 3 का एक नया पेपर आया सस्टेनेबिलिटी का, उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे। और मजे की बात मैं आपको बताऊँ, आप लोगों को पता है सबसे आखिरी पेपर CA का कौन सा है, सबसे लास्ट पेपर अभी? केस स्टडी, SCS, स्ट्रैटेजिक केस स्टडी। अच्छा, वो पेपर भी पढ़ाता हूँ, BFD पढ़ाता हूँ, CFAP 3 पढ़ाता हूँ। तो आपको मैं बताऊँ, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद आप CFAP में भी नहीं पढ़ेंगे, वो डायरेक्ट केस स्टडी में मिलेंगी आपको। तो बेबी पेपर में क्यों कहूँगा कि जितनी भी टेक्निकलिटीज उसका छोटा चंक जो है वो उसने पूछा है। और सबसे अच्छी बात, सबसे खुशी जो है वो मेरा एक जमाने में बहुत बड़ा दर्द हुआ करता था कि इसका पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। 50% के करीब इसका पासिंग परसेंटेज है, 48, 49, 51, 52। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पासिंग परसेंटेज आपको याद है सर? मतलब 150 बच्चों की क्लास होती थी और पूरे पाकिस्तान से 50 बच्चे पास होते थे। तो अब आप सोचें, आपने 150 बच्चों को पढ़ाया है एक क्लास में बैठ के, इतने बड़े हॉल में, ठीक है, कराची में बैठ के। सही, उस वक्त कोई ऑनलाइन का सिस्टम नहीं होता था। 2025 दिसंबर, मुझे आज भी याद है, क्या कहते हैं, अटेम्प्ट थी, और पूरे पाकिस्तान से 49 या 50 बच्चे पास हुए। तो अब आप सोचें 50 में से पूरे पाकिस्तान में अगर 50 में, तो आपकी 150 की क्लास में आपने जितना भी तीर मार लिया, वो कितने बच्चे पास होंगे? तो बड़ा खुशी होती थी, कोई बताता था पास हो गया, मैंने कहा अच्छा यार आप पास हो गए, खैर। तो पासिंग परसेंटेज बहुत ही खराब होता था उसमें। तो ये होता था, इतनी मेहनत करने के बाद, बीइंग अ टीचर, इतनी मेहनत करने के बाद एंड में रिजल्ट आता था 5%, 2%, 3%, 10% आता था, तो हम कहते थे चलो थोड़ा बेहतर है। मगर इस पेपर की खास बात यह है कि 50% पासिंग परसेंटेज है। तो मोटिवेटर ये है कि अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा। इसमें वो मसला नहीं है जी ICAP रोक लेगा और ये कर लेगा वो कर लेगा, नहीं, ऐसा कुछ। वैसे भी है, ऐसी मिथ्स जो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है खत्म होती जा रही हैं। और एक और बात मैं इस पेपर के बारे में कहूँगा, ये पेपर मिक्सचर है। जैसे अभी को पूछ रहा था कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग सर ने बिल्कुल सही कहा कि कॉस्टिंग में थ्योरी वो समझे नाम की थ्योरी है, जैसे हम कहते हैं ना, ठीक है, बराए नाम। यहाँ पे मगर 50% थ्योरी, 50% थ्योरी का मतलब होता है कि आपको लिखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, जो लोग कैफ 7 अभी नहीं दे रहे, बाद में देंगे, बस ज़हन में बिठा लें। बस एक बात छोटी सी कि कैलकुलेशन वाला एरिया तो आप हो जाएगा और आपको मजा भी आता है। और बहुत सारे लोग CA में धोखे से ही आए थे, मुझे पता है कि इसमें क्या होगी, कैलकुलेशन होगी। मगर जब CA में आए तो पता चला कि इसमें कैलकुलेशन के साथ क्या क्या है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बड़ी हैरत की बात है यार, मतलब। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको थ्योरी बहुत अच्छी लगती है। पाकिस्तान वाला हिसाब किताब है, बहुत सारे लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो कहने का मतलब है कि अच्छा चलें, आसान सवाल कर लें, मुश्किल सवाल कर लें। कितने लोगों को कैलकुलेशन बहुत अच्छी लगती है? मैथमेटिक्स, नंबर्स, फिगर्स, पैसा, डॉलर, रुपीज, पाउंड, हाँ। अच्छा, अब
कितने लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार कैलकुलेशन तो करा लो मगर थ्योरी में ना काम कराओ। तो ये पेपर ऐसा है कि इसमें मिक्सचर है, कैलकुलेशन भी है, थ्योरी भी है। कुछ पेपर होते हैं जो थ्योरी होती है, सर का पेपर है माशाल्लाह, सर लॉ पढ़ाते हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से थ्योरी पढ़ाते हैं। अब आपने उसमें माइंड बनाया होता है कि यार थ्योरी ठीक है, आप थ्योरी के हिसाब से चलते रहते हैं। कुछ पेपर कैलकुलेशन बेस्ड है, सर कॉस्टिंग पढ़ाते हैं तो बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं। मगर जहाँ पे कैलकुलेशन और थ्योरी दोनों आती है ना, वहाँ पे बंदा जो है ना वो कहता है यार कैलकुलेशन तो ठीक है, थ्योरी को मैं देख लूंगा बाद में। या कुछ लोग वाइस वर्सा होते हैं जिनकी बैकग्राउंड जो है वो थ्योरेटिकल स्ट्रांग होती है, वो कहते हैं कैलकुलेशन को बाद में देख लेंगे, पहले थ्योरी निपटा लेते हैं। नहीं, दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। जब भी आपने पेपर देना है, जब भी आप ये अटेम्प्ट करेंगे, कैलकुलेशन और थ्योरी साथ साथ लेके चलेंगे तो ही पेपर निकलेगा। और मैं एक बात आज बता रहा हूँ, एक सीक्रेट बता रहा हूँ इस पेपर का, कि कैलकुलेशन पे तो आपका हाथ साफ हो जाएगा, कुछ भी आप फॉलो कर ले, ठीक है, कोई भी बुक फॉलो कर ले, थ्योरी से रिलेटेड जो है लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है जी। और अगेन वंस अगेन रिक्वेस्ट ये है कि इस पेपर को पास करना मसला नहीं है, 50% पासिंग परसेंटेज है। द प्रॉब्लम इज नॉट विद द पेपर, द प्रॉब्लम इज कि जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप समझें, जहन में बिठाएं, रटे ना लगाएं, लॉजिक्स पे काम करें और अपने इस बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपको सीए फाइनल वगैरह में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। और कोई सवाल किसी का? सर एक सवाल ये है कि ऑनलाइन में कि आपकी पढ़ाने की स्ट्रेटजी क्या होगी? अच्छा, मेरी पढ़ाने की स्ट्रेटजी बहुत स्टेप्स में बता देता हूँ। कैलकुलेशन की स्ट्रेटजी अलग है और थ्योरी की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। और कुछ जगहों में हम जो है वो क्या कहते हैं, एक चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, वो मैं बताता हूँ। कैलकुलेशन की स्ट्रेटजी बहुत आसान है। सबसे पहले बैकग्राउंड दिया जाता है हर टॉपिक का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों आया दुनिया में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, अप्रेजल किसे कहते हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया, पहले एक बैकग्राउंड आएगा। फॉरेक्स का सिलसिला क्यों शुरू हुआ दुनिया में, ठीक है, इस तरह की सारी बैकग्राउंड की बात की जाएगी। उसके बाद कुछ इजी इलस्ट्रेशन 2+2 4 टाइप की इलस्ट्रेशन कराई जाएगी कैलकुलेशन में। उसके बाद कुछ क्वालिटी क्वेश्चन कराए जाएंगे, कुछ ईसीसी के क्वेश्चन कराए जाएंगे, कुछ मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चन होंगे। और चौथे नंबर पे हम जो है पास पेपर्स करेंगे। तो पास पेपर्स हम दो तरह के करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इस पेपर की हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैं 2022 से जब से पेपर इंट्रोड्यूस हुआ तब से पढ़ा रहा हूँ। 2022, 23, 24, 25 4 सालों की हिस्ट्री है, यानी कि 8 पेपर है। तो हमें पास पेपर्स के लिए जाना पड़ता है BFD पे कुछ जगहों में, लिमिटेड, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं, लिमिटेड, जो आपके डिफिकल्टी लेवल को देखे। तो ये 4 स्टेप्स में काम होता है। हम एक्सट्रीम पे जाते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं 2+2 4 से, और एंड में जाके बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल के सवाल, जैसे सर भी कह रहे थे कि कुछ ऐसे सवाल होने चाहिए जो बच्चा बोले यार ये सवाल तो मतलब जबरदस्त सवाल था, मतलब ये अगर पेपर में आ जाए तो तुम्हारा फंस जाता, तो वो सवाल हम कराते हैं। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है वो हर महीने एक रिवीजन करे, जिसमें रिवीजन में पुराने टॉपिक्स रिवाइज करे ताकि उसका जब टेस्ट कंडक्ट हो तो उसकी तैयारी हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अटेम्प्ट वाइज पेपर प्रॉपर जो है वो बच्चे को हम पूरा अटेम्प्ट वाइज पेपर का पूरा जो है ना क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। मगर उससे पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पहले खुद सॉल्व कर लें इंडिपेंडेंटली, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर आप सोल्यूशन से मैच कर लें। थ्योरी के लिए तरीकेकार ये है कि जो हमने नोट किया कि लोग बस कहते हैं कि जी मैं रीड करूंगा और रट्टा लगा लूँ, नहीं। थ्योरी का भी हिसाब किताब ये है कि पहले आप समझें वो टॉपिक क्या रहा है, पहले अंडरस्टैंड करें। नंबर 1, अंडरस्टैंड करने के बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या स्टेजेस हैं, फिर आप ये देखें कि उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कि आज जो किया स्पोर्टेज मिसाल के तौर पे अगर नया मॉडल लॉन्च हुआ है तो वो किस लेवल पे है, किस स्टेज पे है, ठीक है। और ये तो कुछ भी नहीं है, खैर हम तो प्लेयर्स के लेवल पे भी जरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर लेते हैं कि भाई बाबर आजम अब पहले जो है थे वो एक लेवल पे थे, अब वो कौन से लेवल पे चले गए हैं, और क्या कहते हैं अभिषेक शर्मा जो है वो पहले किस लेवल पे थे और किस लेवल पे चले गए हैं। खैर तो बहुत सारी जिसे कहते हैं ना कि इस तरह की एग्जांपल्स डिस्कस की जा रही होती हैं कि आपको एक लगे कि हाँ यार टॉपिक जो है वो समझ आ रहा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपने देख ली, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, अब आपसे कहा जाएगा कि यार अब आप ये करें कि आप अपनी समरी बनाएं, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएं, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहीं लिखें। अब आपने जब 3 काम कर लिए, अब आप याद करें। चौथे लेवल पे आएगा लर्निंग। ये नहीं कि बस डायरेक्ट टक मैंने देखा, हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, जो अच्छी बातें लगी वो मैंने नोट की और याद कर लिया, नहीं। अंडरस्टैंड करना, मैंने कहा ये टॉपिक, ये पेपर आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। टॉपिक का जो है इस पेपर का साथ यहाँ तक नहीं रहेगा। वंस आपने ये लिख ली समरी, याद कर ली, उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपकी किताब बहुत जबरदस्त बनाई हुई है आईकेप ने, उसमें दर्जनों क्वेश्चन रखे, 10-15 क्वेश्चन आईकेप ने हर टॉपिक के रखे हुए स्टडी टेक्स्ट में, अब वो सॉल्व करें। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं थ्योरी में, जो मैं खुद कराता हूँ बीइंग अ टीचर, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है कि मैं लिख के पूरा सवाल सॉल्व कराऊं, मैं प्रॉपर लिख के पूरी ड्राफ्टिंग कराता हूँ क्लास में, ये दिखाने के लिए कि यार देखो जब मैं बीइंग अ टीचर क्लास में सॉल्व कर रहा हूँ तो आप बीइंग अ स्टूडेंट क्यों नहीं सॉल्व करते। तो थ्योरी की जब तक रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी, जिस तरह कैलकुलेशन की रिटन प्रैक्टिस जरूरी है, थ्योरी की भी रिटन प्रैक्टिस जरूरी है। तो नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स,
बाबर आजम के नाम से याद रहेगा आपको शायद। नंबर 3 क्या कहते हैं आपका समरीज, नंबर 4 देन लर्निंग, एंड नंबर 5 रिटन प्रैक्टिस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो एक काम ये करना है जो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, ईमानदारी से बताइएगा, कैलकुलेशन करते हुए भी ये काम लोग करते हैं। मैं जनरल टू दिस क्या कहते हैं पेपर बात नहीं कर रहा। कितने लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कहीं स्टक हो जाते हैं, चाहे अकाउंटिंग का पेपर हो या कॉस्टिंग का पेपर हो, तो उनको एक फौरन एक बेचैनी होती है और वो सोल्यूशन रेफर कर लेते हैं। यार बस अब तो बस हो गई ये सवाल, तो बस अब गया, बस जितना हो सकता था मैंने कर लिया, मेरा यही लेवल था। अब बस फौरन सोल्यूशन देखो, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं और इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं और सवाल खत्म होके नहीं दे रहा है यार। तो भाई सवाल खत्म भी करने अपने आप से वादा भी किया है और किसी और से भी वादा किया है, सवाल खत्म करके जो है मैं क्या कहते हैं अवेलेबल हूँ। तो भाई अब आपने क्या किया, फौरन सोल्यूशन देख लिया, सोल्यूशन देखा, आपने कहा यार ये तो इतना आसान था, चलो जी आगे बढ़े। अब आगे कहीं और फंसे तो एक और दफा सोल्यूशन देख लिया, 2-3 दफा सोल्यूशन देखा, सवाल हो गया। कितने लोग वाकई में ये करते हैं, सिंसियर है अपने साथ, कोई मसला नहीं है, ठीक है कैमरा लगा हुआ, रिकॉर्डिंग हो रही है, मगर आई कैप तक नहीं जाएगा ये, सही है सर? तो ये तरीका सही नहीं है भाई। प्लीज अपने आप को एक मौका दें, कुछ भी हो जाए आप कोशिश करें एंड तक अपना फुल सोल्यूशन सॉल्व करें, चाहे कैलकुलेशन का एरिया हो या थ्योरी का एरिया हो। जब पूरा सॉल्व कर लें, आपको लगे ये मेरा बेस्ट था, अब आप उसको सजेस्टेड सोल्यूशन से या अपने टीचर के सोल्यूशन से या आईकेप के सोल्यूशन से कंपेयर करें और उसके बाद मिस्टेक लॉग बनाएं। ये वर्ड ध्यान में बिठा लें, आखिरी बात मैं करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मिस्टेक लॉग, मिस्टेक लॉग, मिस्टेक लॉग, 3 बार मैं कह रहा हूँ मिस्टेक लॉग, क्योंकि ये वो चीज है जो सीए फाइनल के स्टूडेंट को कही जाती है, चाहे वो बीएफडी पढ़ रहा हूँ उससे या वो केस स्टडी का पेपर पढ़ रहा हूँ, तो भी कहा जाता है मिस्टेक लॉग। अपनी गलतियों को नोट करें। कोई ऐसा है जिसने कभी आईकेप का पेपर दिया हो कभी पास्ट में? ये सब बिल्कुल है। कभी दिया आपने? अच्छा, कभी आपका पेपर अनफॉर्चुनेटली रुका है? अच्छा, पहली टाइम। कोई है ऐसा बंदा जिसका पेपर रुका हो? कितने मार्क्स आए थे? 48 आए थे। अच्छा, और 35 आए थे। अच्छा, अब 35 मार्क्स का मतलब बस एक माइंडसेट का गेम है। 35 मार्क्स का मतलब ये नहीं होता कि आपके 35 मार्क्स आए। 35 मार्क्स प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि 35 मार्क्स आए, प्रॉब्लम ये 65 मार्क्स कट गए। 65 मार्क्स कट गए तो आप 35 मार्क्स में मेहनत नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम। नहीं, 35 तो आ गए ना, 35 तो मिल गए, 35 के तो आप लाइक हो, 35 तो एग्जामिनर ने दे दिए, कितने रह गए? 15 रह गए। नहीं, वैसे तो कितने रह गए थे? 65 थे ना। तो 65 को देखना है, जो गलतियों को अगर आप फोकस करोगे। अच्छा, अब ये मतलब भी नहीं है कि नहीं जी मैं तो बस 65 के 65 मार्क्स लूंगा और अगली अटेम्प्ट में जो है वो क्या कहते हैं हम लोकल आग लगा दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? हाँ, तो आप जब गलतियों को फोकस करेंगे, जब 65 मार्क्स को फोकस करेंगे, जब मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जब मिस्टेक लॉग बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा मेरे 65 कहाँ कटे थे। अब उस 65 में से सिर्फ 15 भी बचा लिए, 65 में से, तो पेपर क्या हो जाएगा? पूरे 65 तो नहीं बचाने, 15 भी बच गए तो पेपर क्या हो जाएगा? तो अक्सर ये होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, पेपर रुकता है तो वहां से पढ़ने बैठते हैं जहां पे जो हमें बहुत अच्छा लगता है, मजा आ रहा होता है, हाँ यार ये तो मुझे आता है। नहीं, स्टार्ट वहां से करना चाहिए जो गलती है। मिस्टेक लॉग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वापस मैं कहूंगा, जो लोग मिस्टेक लॉग अभी से बनाने की हैबिट बनाएंगे उनको इंशाल्लाह आगे तक आखिर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर जी, थैंक यू वेरी मच। एंड अच्छा, कितने लोग अब ग्रुप बी में आ गए, मतलब पुराना ग्रुप बी में आ गए, इस वाले यहाँ कहीं आ गए? हिज हैंड्स। अच्छा, कितने ऑडिट देंगे, ऑडिट का जहन बना रहे हैं? अच्छा, कितने लोग इस्तिखारा कर रहे हैं इंशाल्लाह ऑडिट देंगे? ठीक है बात, ठीक है। अच्छा, ऑडिट की स्ट्रेटेजी है, एक ज़माने में बड़ा शौक था फिजिकल बैच पढ़ाने का और आज भी वो शौक है फिजिकल बैच पढ़ाने का, लेकिन मसला है कि मेरे शौक से कुछ नहीं होगा जब तक कि सामने से रिस्पॉन्स ना आए। अब ज़ाहिर जो टीचर 100-125 बच्चे पढ़ाता आ रहा हो, अगर क्लास में 6-7 बच्चे बैठे होंगे तो बड़ा डीमोटिवेशन होता है, ठीक है? तो मैंने कई बार कोशिश की कि मैं कैफेट को फिजिकल दोबारा आबाद करूं, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ, लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, सर दूर हैं, फलाना है, वही आपके नॉर्मल रीजंस हैं। तो फिलहाल जो है पिछले ये तकरीबन 2 साल से ये इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हुई हुई है, जिसको हम प्रॉपर आपको LMS की एक्सेस दे देंगे। पूरा एक प्लान होगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 से लेकर 3 महीने का पूरा प्लान होगा। चैप्टर के साथ LMS पर टेस्ट भी लगा हुआ है, मिड टर्म भी लगा हुआ है, मॉक भी लगा हुआ है। ग्रुप में 2 टीएस होते हैं मेरे जो खुद सीए फाइनलिस्ट हैं, वो आपकी हर क्वेरी के जवाब देंगे। ग्रुप में मैं भी मौजूद होता हूँ। वीकली वेबिनार होता है लाइव, या तो सैटरडे होता है या मंडे होता है, जो मैं आपको 3 दिन पहले बता दूंगा। आपकी जो भी क्वेरी है, सर मुझे ये समझ नहीं आया, तो आप मुझसे वो लाइव वेबिनार में पूछ सकते हैं। जो बच्चे कराची के मोस्टली स्टूडेंट है वो लाहौर मुल्तान से होता है थ्योरी के पेपर में, लेकिन जो बच्चे कराची के हैं आपके पास लिबर्टी है कि आप जब चाहे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस गोज फॉर ऑल द फैकल्टी। अगर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं सर साउथ से मिलना है,
तो हम उनको इनवाइट कर लेंगे और कप ऑफ टी के सर आप 1 घंटे के लिए आ जाएं और कोई बच्चों को आपसे पूछना है तो ये आपको इंशाल्लाह एज अ प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ आपको फैसिलिटी है कि आप जिस टीचर से चाहें जो ऑनलाइन आप पढ़े आप मुलाकात कर सकते हैं। एक दिन आप रख लेंगे सर बाकर से आप रब्ता कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह ऑडिट में भी आप उससे मुलाकात कर सकते हैं। मिड टर्म भी फिजिकल होगा, कोई ना आए वो अलग बात है। कैफेड का मॉक भी होगा, कोई फिजिकल ना आए तो फिर वो बच्चे के एंड पर होगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है और ये हसन की भी ख्वाहिश है कि सर आप 2-3 टॉपिक फिजिकल पढ़ाएं तो मैं इंशाल्लाह नियत कर रहा हूँ अल्लाह ताला उसमें कामयाब करे कि इतनी स्ट्रेंथ हो कम से कम 15-20 बच्चा सामने बैठे कि यार एक सीनियर टीचर जब पढ़ाए तो उसको अच्छा भी लगे। फिजिकल पढ़ाने का अपना मजा है, इस पे पढ़ाने का अपना चार्म है। या आप कम से कम आईपैड पे पढ़ा रहे लेकिन कम से कम क्लास में वो स्ट्रेंथ तो मौजूद हो। तो ये कैफेड की स्ट्रेटेजी है। अब बताने की जरूरत नहीं, 22-23 साल हो गए ऑलरेडी पढ़ाए, मेरे स्पेशलाइज पेपर था, ठीक है जी, 300-325 बैच पढ़ा दिए जिंदगी के, लगा दी जवानी पूरी ऑडिट में। तो बहरहाल आप एंजॉय करेंगे। पेपर में जो चेंज था थोड़ा बहुत लास्ट टाइम आया था वो चेंज की भी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली। लेकिन बहरहाल मैं चूंकि ग्रुप पे होता हूँ और चूंकि मैं मुस्तकिल, मेरा स्क्रीन टाइम 14-15 घंटे का है तो आप जब भी मुझे देखेंगे मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। तो आप मुझसे जब चाहे सवाल पूछ सकेंगे। उसके अलावा अगर कैफेड की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे 1-to-1 सेशन में भी रब्ता कर सकते हैं और बाकर भाई तो नहीं अवेलेबल तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर मुनीर जोरदार तालियां। एक सवाल जी है, एक सवाल है। वेबिनार किस दिन लेंगे सर? ये नॉर्मली या तो मंडे होता है या सैटरडे होता है क्योंकि मैं चूंकि आईकेपी काउंसिल में हूँ तो बहुत मरतबा एकदम से मीटिंग आती है। जैसे अभी 4 बजे फिर जूम की मीटिंग है जबकि सुबह में 2 घंटे ऑलरेडी आईकेप से होकर आ रहा हूँ तो कभी कभी इस तरह अनफोर्सीन हो जाता है। लेकिन नॉर्मली आई वुड ट्राई टू कीप इट ऑन सैटरडे और अ मंडे। ठीक है जी। जी सर किसके बारे में? हाँ अच्छा देखिए, 2 हमारे में हैंड्स ऑन कोर्स हैं, एक है एमएस ऑफिस है और एक है पीपी। ठीक है, पीपी का कोर्स 70 घंटे का है, 65-70 घंटे का है, मैं ही कराता हूँ पूरा। और एमएस ऑफिस की भी हफ्ते में 2 दिन क्लासेस हैं और मेरे ख्याल में पीपी की भी हफ्ते में 2 दिन क्लासेस है। माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप चूंकि ग्रुप बी में ना यहाँ पर आप फिजिकल आता ही नहीं है तो अगर आपने मिसाल के तौर पे ये 3 पर्चे ऑनलाइन पढ़ लिए तो अब आप खाली एमएस ऑफिस और पीपी के लिए फिजिकल आ रहे होंगे। तो हमने क्या किया आपकी इस तकलीफ को दूर करने के लिए मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि आप ग्रुप ए में ही कवर कर लें, यानी शुरू का 3-4 पर्चों में कवर कर लें। तो मैं पीपी स्टार्ट करता हूँ जब बच्चा बिल्कुल पीआरसी में लास्ट मंथ में होता है। अगर पीआरसी लेट से 4.5-5 महीने का है ऐसा ही है तो हम उसको आखिरी महीने में स्टार्ट कर देते हैं ताकि 15-20 घंटे वो वहीं कवर कर ले। फिर जब वो यहाँ आता है तो मैं हफ्ते में 2 दिन क्लासें लेके पीपी को निपटाता हूँ। वो उसका एक अपना मजा है पीपी कोर्स का। वो जो बच्चे बैठे हैं जो लेते हैं आप पूछें कि वो 70 घंटे ट्रू स्पिरिट में अगर आप लेंगे तो उसका चार्म ही और है। स्पीचेस देना, ग्रुप डिस्कशन करना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सोशल जो हमारी सोशल स्किल्स हैं, सोशल नेटवर्किंग स्किल्स हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स है वो यही इंप्रूव होती हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये दोनों हैंड्स ऑन कोर्स जो है वो आप जैसे पीआरसी खत्म करें और ग्रुप ए में आ जाए आप अटेंड कर लें। अभी इसका कोई टेस्ट तो नहीं होता भारत, कोई फॉर्मल तो ऐसा नहीं है, असेसमेंट है लेकिन वो उतनी कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हो सकता है कि इसकी असेसमेंट भी हो सकता है आईकेएप इसको रिकंसिडर करे लेकिन फिलहाल कोई इतना टेक्निकल इस पे चीज नहीं है तो आप साथ साथ निपटा सकते हैं इसको। ठीक है, और कोई सवाल पीपी के हवाले से, एमएस ऑफिस के हवाले से, मजीद तफसीलात के लिए बागर, हर मसले का हल बागर बागर। ठीक है, अच्छा जी, ओवर टू सर मुनीर, जरा क्लैपिंग करना भाई। ठीक है, अब ये कैप 2 पर भी बात करेंगे और ये मजीद और बहुत सारी बातें भी करेंगे। ठीक है, दीन की बातें भी करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे। थोड़ा दूर कर दो, सही है इतना? ये बिल्कुल नीचे वाले पॉकेट में, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया भाई। मेरे बच्चों, आई विल बी फैसिलिटेटिंग कैफ 2 टैक्स कंप्लायंस एंड प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से कैफ 1 से लेकर कैफ 8 तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कंपैरेटिवली उसमें मेरे हिसाब से, और बाकी टीचर्स भी एग्री करेंगे, कंपैरेटिवली easy subject is CAF 2. Comparatively, the easy subject is CAF 2. पहले होता ये था कि मैं ये कहता था सर सोले, हम लोग ये कहते थे कि CAF 2 और CAF 4 ये 2 आसान तरीन सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अब CAF 4 के अंदर चूंकि कंपनी लॉ का पोर्शन भी आ गया तो आई कैन सेफली से कि CAF 2 is comparatively the easiest of all from CAF 1 to CAF 8.
और मैं तो अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि कैप 2 का सब्जेक्ट आपके लिए एक चैलेंज सब्जेक्ट भी हो, ये तो निकालो, ये तो निकालना ही है, ये तो निकलेगा ही इंशाल्लाह, क्योंकि सीए का सफर आगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर ये मुश्किल करेगा तो आगे के पेपर्स तो आपके लिए फिर और मुश्किल करेंगे। बात समझ आ रही है? तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सब्जेक्ट को हम आपके लिए बहुत आसान कर देंगे इंशाल्लाह। हमारी कोई औकात नहीं है, अल्लाह पाक हिम्मत देंगे, तौफीक देंगे, जितना हो सकेगा इस सब्जेक्ट को हम आपके लिए आसान करेंगे और अल्लाह पाक आपको जितनी हिम्मत और तौफीक देंगे आपके लिए ये सब्जेक्ट समझना भी आसान होगा। बस एक मेरी दरख्वास्त रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जिन बच्चों को डिसिप्लिन फॉलो करते देखा, पंक्चुअल देखा, उनको पास होते देखा, और जिनको डिसिप्लिन नहीं देखा, पंक्चुअल नहीं देखा, रेगुलर नहीं देखा, उनको डगमगाते देखा। तो अब ये आपके हाथ देखो, आ रहे हो क्लासेस में तो रेगुलर आ जाओ, लाइव देख रहे हो तो रेगुलर लाइव देख लो, रिकॉर्डेड देख रहे हो तो फिर रेगुलर रिकॉर्डेड। मुझसे पूछोगे मुझे, मैं समझता हूँ कि क्लास में आकर टीचर के साथ फिजिकल इंटरेक्शन, क्योंकि आगे तो चीजें हो ही ऑनलाइन जा रही हैं, तो ये आपके लिए आखिरी मौका है, जैसे सर ने कहा था, दैट यू कैन हैव द फ्लेवर ऑफ फिजिकल क्लासेस, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते हैं वो बच्चे भी पास करते हैं, जो सिर्फ रिकॉर्डेड पे पढ़ते हैं वो भी बच्चे पास करते हैं। कितने बच्चे होते हैं आपकी मुलाकात करते हैं, सर हमने आपसे पढ़ा, पास कर लिया, बेटा आपको भी देखा तो नहीं, सर वो पूरा ऑनलाइन पे पढ़ लिया, बेटा कभी कोई क्यूरी का मैसेज भी नहीं सर, वो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से हमने पढ़ लिया। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, रेगुलर बच्चे, रेगुलर, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, चाहे फिजिकल लो चाहे ऑनलाइन लो, बी डिसिप्लिन। इंशाल्लाह जरूर 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 आपका पेपर पास होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। लेकिन देखो आपको ना हल्का नहीं लेना। मैंने ये देखा कैप 2 रुकने की एक वजह, जो स्टूडेंट्स का कैप 2 रुकता है ना, वो बाकी पेपर्स के मुकाबले में ना इसको कम फोकस करते हैं। आसान तो है, सर ने समझा तो दिया, सर ने क्लास में पूरा सवाल भी डिस्कस कर लिया, करा भी दिया, ये तो आता ही है, ये तो हो ही जाएगा। उस हो ही जाने के अंदर कभी कभी ये पेपर सफल कर जाता है। कैप 2 का कोर्स बड़ा है, छोटा नहीं। कैप का सब्जेक्ट कुछ भी है तो चैलेंजिंग, पीआरसी के मुकाबले में तो 10-15 गुना डिफिकल्ट है ही है। इसको पीआरसी मत समझना भाई, पूरे कैप के किसी भी सब्जेक्ट को पीआरसी मत समझना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जिधर आपने इसको पीआरसी के लेवल का समझा उधर आप क्लीन बोल्ड रहो। ये पीआरसी का लेवल नहीं है भाई, पीआरसी का मतलब प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज। सीए की पढ़ाई करने के लिए ये प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज हैं, ये होगी तो आगे सीए की पढ़ाई कर सकोगे, यूं समझ लो। पीआरसी करके बच्चे समझते हैं तुर्रम खान बन गए, वालिदैन फखर से। मेरे बच्चे का सीए का एक स्टेज पार हो गया, 3 स्टेज होते हैं, 33% तो सीए बन ही गया। वालिदैन को पूरा फुल फॉर्म तो बताओ पीआरसी का, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज। अभी तो सीए शुरू नहीं हुआ, तो उस खुमार में और उस जोन में मत रहे प्लीज, पीआरसी के जोन में मत रहे। आपको अपना 100% देना है, 100%। देखो बच्चे क्या करते हैं, एक दफा फेल हुआ, दूसरी दफा फेल हुआ, तीसरी दफा फेल हुआ, सर अब क्या करें, क्यों फेल हुआ, सर वो हमारी कुछ कमियां रह गई थी, हमारी तरफ से कुछ लैकिंग रह गई थी, एक दफा और दे दें। तो भाई पहली अटेम्प्ट में आप ये सोच लो, क्योंकि देखो एक बात तो तय है, माजरत के साथ मैं बात करूंगा, खरी कड़वी लगेगी थोड़ी आपको, लेकिन शुगर कोट करने की मुझे आदत नहीं है। मिसाल ले लो, 10,000 बच्चे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर आ रहे हैं, सीए को ज्वाइन कर रहे हैं, सर आप सीए पैनल पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, 10,000 में से आप पूरा सफर कितने बच्चे तय करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं? सर सिर्फ 500 स्टूडेंट एक घंटे में पास होते हैं। तो आपने ये देखिएगा कि 10,000 बच्चे अगर आ रहे हैं तो जाते जाते बीच में ये सारे के सारे बच्चे फिल्टर आउट हो जाएंगे और 500 स्टूडेंट पास होंगे, 5%। इसका मतलब ये है कि बहुत माजरत के साथ, मेरे अल्फाज आपको बुरे लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाइएगा, और अच्छा है आज बुरे लग जाए ताकि आपके अंदर मेहनत की जुस्तजू जाग जाए, अल्लाह करे बुरे लग जाए। बहुत माजरत के साथ कचरा फिल्टर हो जाएगा। आपको ये प्रूव करना है कि आप कचरा नहीं है।
अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, मेरे अल्फाज थोड़े से साफ इसलिए थे ताकि आप लोग सीरियस ले लें, वरना हम में से कोई कचरा नहीं है। हाँ, सीए के पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि हम अपने आप को अपने एक्शंस की वजह से, अपनी नेग्लिजेंसेस की वजह से इस प्रोफेशन के लिए हम अपने आप को कचरा कर लें, वरना आप में से हर एक बच्चा बहुत कीमती, और जो अपना वक्त बर्बाद करेगा वो अपने आप को कचरा कर लेगा। तो आप अपने आप को कचरा नहीं करना। देखो, फिल्टर तो होना है बच्चा, छोड़कर आपने जाना है। कोई 2 साल बर्बाद करके जाता है, कोई 3 साल बर्बाद करके जाता है, कोई 4 साल बर्बाद करके जाता है। ऐसे ऐसे बच्चों को देखा 8-8 साल बर्बाद करके जाता है। जिंदगी बेकार है तुम्हारी, फजूल है, बहुत कीमती है। एक दिन, एक पल, एक मिनट, एक सेकंड, ये जिंदगी बेकार नहीं है, फजूल नहीं। सर अब कोशिश करेंगे अच्छे से, नहीं हो सकी सर अब और अच्छे से कोशिश करेंगे। अरे भाई, पहली ही अटेम्प्ट में सबसे अच्छी कोशिश क्यों नहीं कर लेते अपनी? पहली ही अटेम्प्ट में जितना तुम्हारे पास वक्त है, जितनी तुम्हारे पास इस्तेताअत है, वो पूरी की पूरी पढ़ाई पे क्यों नहीं लगा देते? क्यों तुम्हें जागने के लिए 3-4 अटेम्प्ट चाहिए? क्यों? जब पता है नहीं हो पाएंगे पास, कितने बच्चे, जब तुम्हें पता है सीए का रेशो कैसा खतरनाक है, पासिंग रेशो, जब तुम्हें पता है कि सीए इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वालिफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, आसान समझ के तो कोई भी नहीं आएगा। सब एक समझ के है कि मुश्किल है। सबको ये पता है कि मुश्किल तरीन क्वालिफिकेशंस में से एक है, और सबको पता है कि इट इज दैट वर्दी ऑफ बीइंग डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट है तो इतनी कीमती है, सबको पता है ना। आसान समझ के तो कोई भी नहीं आया, तो क्यों ना हम डे 1 से इसे मुश्किल समझ के ही तैयारी करें? क्या कह रहे हैं? डे 1 से हम इसको मुश्किल समझ के ही इसकी तैयारी करें। क्या ही जरूरत है कि हमें आंखें खोलने के लिए 2-3 फेलियर्स चाहिए? क्या ये जरूरी है? वक्त पर बहुत मत करो मेरे बच्चों। मैंने ये देखा, जो मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इन चीजों पर, स्क्रीन टाइम पर अपना वक्त बर्बाद करता है, वो पेपर फेल। आप लोगों में सब में जो बच्चा तीसरी अटेम्प्ट में पेपर पास कर रहा है, चौथी अटेम्प्ट में पेपर पास कर रहा है, क्या वो पहली अटेम्प्ट में नहीं कर सकता था? वो कर सकता था। जो तीसरी अटेम्प्ट में कर रहा है वो पहली अटेम्प्ट में पेपर पास कर सकता था, लेकिन उसको माजर के साथ सीरियस होने में 3 अटेम्प्ट्स लगे, उसकी आंखें खुलने में 3 अटेम्प्ट्स लग गए। तो क्यों ना आज ही हम अपनी आंखें खोल लें? क्यों ना आज ही हम अपने सेल फोन से फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम ये सब डिलीट कर दें? लगा ना मुश्किल? है हिम्मत? जो कर देगा ना आज, इंशाल्लाह मैं गारंटी दे रहा हूँ 80% वो पास हो चुका है, और उससे 20% की मेहनत करने वाला इंशाल्लाह। देख लेना। जो अपने आप से सीरियस होगा, वो ये सारी फजूलियात के अंदर कोई वक्त बर्बाद नहीं करेगा। थोड़ा वक्त निकालना है, ठीक है, वालिदैन के पास बैठो, उनसे तो बातें कर लो, बहन भाइयों से बातें कर लो, हाँ 2 नफिल पढ़ लो, अल्लाह से मांग लो, कुरान की तिलावत कर लो। सर याद नहीं रहता, मेमोरी हमारी वीक है, याद करते रट्टा लगाते भूल जाते हैं। कुरान को देख के पढ़ो, याददाश्त तेज हो जाएगी। कुरान को देख के तिलावत करो, कुरान को देख के पढ़ने से याददाश्त तेज हो जाती है, मिसवाक करने से मेमोरी आपकी तेज हो जाती है। कर लो। तो मेरे बच्चों, आपने अच्छा हर उल्टी सीधी चीज खाएंगे, ताकतवर चीज पर बादाम खा, दिमाग तेज कर लो, फजूल हरकतों से भागा जाओ, वक्त को बचा लो, इंशाल्लाह कोई पेपर मुश्किल नहीं रहेगा अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह। वालिदैन का दिल मत दुखाओ, उनकी दुआएं लेते रहो, उनकी दुआएं साथ होंगी, काम होगा। अल्लाह माफ करे, माजरत के साथ आज हमें अपने वालिदैन से बात करने की तमीज नहीं, बहुत माजरत है। उनकी दुआएं ले, जिसने अपने वालिदैन की दुआएं ली उसके पेपर आसानी से पास हो जाए। नमाजों की पाबंदी कर लो। देखो, हर वक्त जब भी रिजल्ट आने वाला होता है बोलते हैं अल्लाह ही कराएगा पास, अल्लाह ही तो कराएगा पास। अल्लाह को कुछ कितना किया था बेटा, नमाज कितनी पढ़ी थी? सर वो तो नहीं पढ़ी।
तो जब पास अल्लाह ही कराएगा तो अल्लाह तो वैसे भी थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या ख्याल है? कोशिश करो, 2-3 ही काम करना है। रेगुलर क्लास लेनी है, टीचर की हिदायत पर अमल करना है, होमवर्क करना है, वालिदैन के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है, उनकी दुआएं लेनी है, नमाजें पूरी पढ़नी है। गारंटी दे रहा हूँ इंशाअल्लाह सारे कहते हैं पास होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट पास होंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। बस टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है जो बोलते हैं पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट पास नहीं होते, पेपर पास नहीं होते, बहुत मुश्किल होते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। जो सवाल पूछना है मुझसे पूछो, जो सवाल पूछना है, जितनी बार पूछना है मुझसे पूछो, कुछ भी। टीचर से गाइडेंस लो, टॉक्सिक लोगों से गाइडेंस लो। जिनके पेपर 3 दफा होते हैं उनसे पूछ रहे हैं कैसा पेपर होता है? अरे भाई ऐसा मुश्किल पेपर होता है, पास ही नहीं होता। तो पूछ भी तो किससे रह जाओ, फेल हो गया यार, वो क्या बोलेगा? गुम गए अब टीचर से गाइडेंस हो रहा है। इसने पता नहीं हजारों बच्चों को पढ़ा लिया, जिनसे हजारों बच्चे गाइडेंस लेते हैं, जो हजारों बच्चों की मेंटरिंग करते हैं। हमारा बच्चे पूछो तो ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको बस फॉलो करना है। टैक्स का पेपर सबके लिए नया ही है, इसके बारे में जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह ताला शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह के हुक्म से आपको कैपेबल कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी वो ऐसी चीज़ नहीं होगी, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में आए इंशाअल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन आज आप ये अहद कर लो, आज ये वादा कर लो कि हम अपने आप से सिंसियर रहेंगे, हम अपने पेरेंट्स से सिंसियर रहेंगे, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी, जहां आज कमाना कितना मुश्किल है, जहां पेट्रोल की कॉस्ट कहां चली गई है, घर के खर्चे लोगों के लिए चलाना मुश्किल है, वो पेरेंट्स आप लोगों पे भरोसा करके आप लोगों पे पैसे लगा रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए। अपने आप से और अपने पेरेंट्स से सिंसियर हो। वक्त जाया करते हुए ये सोच लो कि आपके पेरेंट्स ने बड़ी मेहनत से ये पैसे कमा के आपके ऊपर लगाए हैं और बड़ी उम्मीदों से लगाए। ठीक है मेरे बच्चों, तो सबके सब कमिटमेंट करते हैं कि इंशाल्लाह सर वी विल गिव आवर 110% एफर्ट इंशाल्लाह। हाथ रेस करेगा इंशाल्लाह, तो आप लोग सब कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों, फर्स्ट वीक नेक्स्ट वीक जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ क्लासेस होगा। मंडे को क्लासेस का आगाज मेरी क्लास से ही होगा। 10-10 बजे हमारी क्लास होगी। पहली क्लास टैक्स की होगी, कैप 2 टैक्सेशन की ही होगी। 10:15 बजे मैक्सिमम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। 2 घंटे की देर पहले मेरी क्लास होगी, फिर उसके बाद अगली क्लास कैप 1 की होगी, वो 2 घंटे की होगी। फिर कैप 1 के बाद अगली क्लास कैप 4 की होगी, लॉ की, वो 2 घंटे की, 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। इस तरह से कुछ शेड्यूल चलेगा। डिटेल के लिए आप बाकी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कमिंग वीक है जिसमें ये क्लासेस स्टार्ट होगी सारी की सारी, वो वीक थोड़ा सा क्लासेस के सेट होने में लग जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नाम से मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह उसके बाद वाले वीक में आपका टाइम टेबल लॉक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपको पता होगा मेरी किस दिन क्या क्लास है, चेंज नहीं करते हम लोग, ऐसे नहीं करते कि आज इसका टाइम अलग कर दिया, इसका टाइम अलग कर दिया, परसों का टाइम अलग कर दिया। आपको पता होगा सर मुझे कि ये दिन है, ये स्लॉट्स हैं, ये टाइम है, डॉट लॉक पर यही बस 99% ये इसी वजह से जाके पीछे चटनी कर ले, पैनिक की वजह से, अदरवाइज चेंज नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, अल्लाह के साथ मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें भी इनेबल करे। और हमने आज एक गेस्ट को भी इनवाइट किया है, बस 5 मिनट आप लोगों को मैं और लूंगा। ये सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग मोटिवेट हो। He has been one of our very brilliant students. A big hand for Vivian. माशाल्लाह जेएनएस से ही विवियन की जर्नी रही, कैफ की सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया तुमने, सीए फाइनल गए। थोड़ा सा अपनी जर्नी भी बताओ। और मुझे याद पड़ता है तुमने कैफ में कुछ ज्यादा पेपर्स उठाए थे जी, 5 पेपर मुझे याद है। इसलिए ये बच्चा मुझे याद है क्योंकि इसने कैफ के अंदर एक अटेम्प्ट में 5 पेपर उठाए थे। कितने पेपर्स? ऐसे आपको मैं कह रहा हूँ लाखों में शायद एक दो मिलेंगे। 5 पेपर उठाए थे और 5 के 5 पेपर पास करके तुमने कैफ कंप्लीट किया था। ऐसे ही 5 पेपर पास करके इसने कैफ कंप्लीट किया था। पहले कैफ पेपर हो गया था, कुछ शायद रुका था तुम्हारा, वो रुका हुआ पेपर भी दिया, 4 भी दिए, 5 पेपर पास किए और कैफ अपना कंप्लीट किया।
तो जरा हम विवियन की जर्नी, विवियन की जुबानी सुनते हैं और थोड़ा सा आपने मोटिवेट करना है हमारे बच्चों को कि ये अपना वक्त, ये प्राइम टाइम, जो प्राइम वक्त है ना, अब देखो 2 साल है 3 साल है, और मैं ये समझता हूँ जिसने अपने ये 2-3 साल इस प्रोफेशन को दे दिए अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ये आगे की पूरी जिंदगी उसको काम आएंगे, उसको खिलाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो जरा विवियन की जर्नी सुनते हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह क्लोजिंग रिमार्क्स। तो पहले तो मेरा नाम विवेक रॉनर, यहाँ पे मुझे याद है मैं इधर ही बैठा करता था। तो इफ़ आई जस्ट टेल यू गाइज अबाउट माई कैफ जर्नी, कैफ मैंने 2 अटेम्प्ट में निकाला, CA फाइनल मैंने 3 अटेम्प्ट में निकाला। मेरी पहली कैफ की अटेम्प्ट सितंबर 21 में थी, जिसमें मैंने 4 पेपर दिए, 3 पेपर पास किए और लॉ मेरा रुक गया था। उस वक्त नई एजुकेशन स्कीम अप्लाई होनी थी, लॉ का पेपर 2 पेपर्स में तब्दील हो गया, फिर वो 5 पेपर बन गए। 5 पेपर दे के मैंने कैफ क्वालिफाई किया। तो 5 पेपर आई रिमेंबर जब मैं दे रहा था, ऑनेस्टली कोई भी टीचर ये नहीं बोल रहा था हाँ भाई जाके दे दे। ऑनेस्टली स्पीकिंग हर कोई यही बोल रहा था कि भाई तुझे जल्दी किस चीज़ की है, क्योंकि उस वक्त मेरा FTS था 33। मैं फर्म में इंडक्ट हुआ था जून 22 में, और उसके 1 साल बाद भी मेरे FTS के बच्चे आए थे। तो कहने का मकसद है मेरा FTS काफ़ी नया था, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन what I wanted at that point was कि I wanted to join a good firm। गुड फर्म से मुराद आपका EY हो गया, KPMG होगा, AFF हो गया। यूसुफ आदिल भी एक वक्त पे जब डिलॉयट था, लेकिन तब तो ऑलरेडी निकल गया था। तो अ गुड फर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जर्नी के लिए। गुड फर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? आप अच्छी फर्म में चले जाओ, आपको फिर क्या बोलते हैं बाहर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। आप लोग भी, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी बच्चा यही ख्वाब देखता होगा, मैं जल्दी क्वालिफाई कर जाऊँगा, अच्छी फर्म में जाऊँगा, एंड देन बाहर जॉब मिल जाएगी, पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे लोग की मतलब इतनी तनख्वाह नहीं होती जितना आप बाहर जाके सेव कर लेते हो, और यू कैन गेट दैट वेरी इजीली इफ़ यू सिंपली पास ऑफ योर पेपर्स, राइट। तो पहला चीज़, अभी आपका सोल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कैफ टाइम से क्वालिफाई कर लें। कैफ टाइम से क्वालिफाई करोगे तो यू विल बेटर योर चांसेस टू गेट इनटू गुड फर्म। अब AFF या EY के तो ऑनेस्टली अब ऑपरेशंस तकरीबन ख़त्म हो गए, इतने बच्चा इंडक्ट नहीं कर रहा। आपका बच्चा AFF बच गया, KPMG बच गया, एंड आपको टारगेट करनी चाहिए ये फर्म्स, क्योंकि सीधी सी बात है मार्केट में एक AFF का बच्चा भी है, KPMG का बच्चा भी है, और एक मतलब BC टीयर का भी बच्चा है। तो वर्थ मार्केट में उसकी है जिसका अच्छे उससे ताल्लुकात हैं, सही है। एक तो ये कैफ का हो गया। दूसरा, मैं समझता हूँ कैफ मुश्किल है नहीं। जो असल आपका CA की जर्नी है ना, मेरे हिसाब से वो आपकी CA फाइनल में शुरू होती है। मुझे याद है जब मैं फर्म में इंडक्ट हुआ था तो मेरा उस वक्त एक बैंकिंग का क्लाइंट था, और बैंकिंग का क्लाइंट ऐसा था जो कि उनका पेरेंट ग्रुप बहरीन का था। तो वहाँ पे होता ये था कि हमें 1-2 हफ्ते में 31 दिसंबर के बाद हमें रिपोर्टिंग करनी होती थी। अब उसके लिए मुझे याद है मैं तब 6 महीने वाला था, 20 साल का था जब मैं इंडक्ट हुआ था। तो फिर क्या बोलते हैं, रात के बज रहे हैं 3, रात के बज रहे हैं 12, तो फिर तब मेरी पढ़ाई भी नहीं। और मुझे याद है कि जैसे मैंने कैफ 2 अटेम्प्ट में निकाला था, मेरा ऑब्जेक्टिव यही था CA फाइनल भी मैं 2 अटेम्प्ट में निकालूं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, लेकिन उसको करने के लिए मैंने फैसला कर लिया था पहले दिन ही फर्म के कि भाई मैं 4 पेपर दूंगा। अब 4 पेपर देने के चक्कर में मेरी क्या बोलते हैं काम की वजह से ना मेरे लेक्चर्स देखे जा रहे हैं, ना मैं कोई रिवीजन कर पा रहा हूँ। तो मुझे फर्म में भी ऐसा मैनेज करना पड़ा, 1-2 हफ्ते का टाइम पीरियड निकला। उसके बाद मैं 3 बजे घर जाता था, 4-5 बजे तक पढ़ाई की, 10 बजे मैं वापसी गया। तो ये तकरीबन 2-2.5 महीने मेरी ये जर्नी थी। और इसकी वजह से क्या बोलते हैं मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं ऑडिट का पेपर दूं। अब ऑडिट के पेपर क्या बोलते हैं लेक्चर देखने का टाइम ही नहीं था, तो आई बेसिकली गेव दैट ऑन सेल्फ स्टडी। जो भी मैंने ऑडिट का पढ़ा था मैंने एक ही मरतबा कैफ में पढ़ा है। तो ऐसे आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो मैं सेकंड करूँगा की बात को कि फर्म लाइफ इज वेरी टफ ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव टू वर्क एज वेल। वो काम भी करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है। यहाँ पर आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी, सिर्फ पढ़ाई करनी, लेकिन जब तक आप लोग फर्म में पहुंचोगे यू विल बी वेरी मच मैच्योर टू हैंडल ऑल दैट स्टफ। उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने आज प्रेजेंट में जीना है और बस एक ही चीज दिमाग में होनी चाहिए, जितने पेपर मैं दे रहा हूँ वो मैं कैसे करूँ। फिर बस 2 मिनट ये बताओ, 5 पेपर निकाले थे, पढ़ाई को मैनेज कैसे करते थे,
घर गए, क्या किया, कितना पढ़ा, कितने घंटे पढ़ाई को दिए। मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि इंसान के पास एक दिन में पढ़ने के लिए कितने घंटे हैं। ऑनेस्टली पहले तो मुझे प्लान आउट करना था कि लेक्चर्स मुझे लेने भी है या नहीं। जो उस वक्त मेरा बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ था वो मैंने सेल्फ स्टडी किया था, स्टडी टेक्स्ट उठाता था, उससे पढ़ता था। कैफ के मैं ऑनेस्टली लेक्चर्स लेता था, लेकिन एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि यार एफिशिएंट नहीं है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा था उस वक्त। लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है, ऐसा ना आप लोग बोले यार हम भी यार ऐसी किताब देख के पास हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा बैकफायर कर जाएगा। ठीक है, ये बहुत जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार हमारी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो गई, हमारी फाउंडेशन बन गई है, सर ने 10 सवालों की प्रैक्टिस कराई है, 3 सवाल करके आई एम वेरी मच सफिशिएंट इन लर्निंग, बाकी मैं खुद कर रहा हूँ। ये ऐसे बच्चों को बात है। लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, आपको टीचर की पूरी गाइडेंस लेनी है, पूरी क्लासेस लेनी है। ठीक है, बस मैं इनपुट इसलिए चाह रहा हूँ कि आपको दिन में कितना पढ़ना है, कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं। और मुझे याद है तब मैं मेरे ख्याल से 12 घंटे तो पढ़ता था। मैं उठता था, उठने के बाद क्या बोलते हैं सेल्फ स्टडी किया। सेल्फ स्टडी के बाद मुझे याद है सिर्फ वाहिद एक मैं फिजिकल क्लास लेता था, वो ऑडिट की थी। FAR2 भी मैं सर आसान को बोला कि मैं आ नहीं सकता, मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स लूँगा। तो मैं रिकॉर्डिंग देखता था, किताब पढ़ता था। 3 से 8 तकरीबन ऑडिट की तब क्लासेस होती थी। घर जाके 9 बजे फिर वापसी मैं लॉ वगैरह कुछ पढ़ता था। तो ऐसा मेरा तकरीबन पूरा दिन ही पढ़ाई में चला जाता था। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने इंसान को जो 24 घंटे दिए ना, ये बहुत कीमती है और इसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरत इस चीज की है कि आप लोग अपना वक्त बर्बाद न करें। विवियन, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। सर जून 24। अच्छा, दिसंबर 23 में मेरे पास BFD आपसे पढ़ा। चैट चेक करा था, आई थिंक आपका मैसेज भी आया है। ऐसा ही माशाल्लाह आपका रुका भी था, फिर भी आपने माशाल्लाह ऐसा ही है, बिल्कुल। वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, माशाल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो वेरी मच बेटा, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। तो बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। ये बाकिर साहब हैं। इंशाल्लाह ताला एडमिशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज हो, फी स्ट्रक्चर, टाइम टेबल, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज हो, बाकिर विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह। किसी फैकल्टी से आपको 1-on-1 गाइडेंस चाहिए, बात करनी हो, आप बिल्कुल बाकिर से कह सकते हैं, ये हमारी आपसे मीटिंग अरेंज कर देंगे। यहाँ पर हमारा अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं। स्टूडेंट्स आर वेरी मच फ्री विद देयर टीचर्स, वेरी मच कोऑर्डिनेटेड विद देयर टीचर्स। ठीक है, और मेरी तो ये कोशिश होती है क्लास के बाद जब तक स्टूडेंट्स की क्यूरीज हैं मैं उनको एड्रेस करूँ, उसके बाद मैं कैंपस से जाऊँ। हाँ, मैं कैंपस से चले गया, उसके बाद मैं क्लास के लिए मिलता हूँ, लेकिन आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो सारी की सारी एड्रेस होंगी, फ्री में जाता हूँ। ठीक है, और बाकी सारे ट्यूटर्स भी, उनका भी इसी तरह से पैटर्न रहता है। तो मेरे बच्चों, सेशन का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको बहुत हिम्मत दे, ताकत दे, इस्तिताअत दे, हमें हिम्मत दे, ताकत दे, इस्तिताअत दे कि आपको बहुत अच्छे से सर्व कर सकें, आपके लिए कोर्स को पीस ऑफ केक बना सकें हम सारे टीचर्स, और अल्लाह ताला आपको बहुत तौफीक दे, हिम्मत दे, इस्तिताअत दे कि आपके लिए ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ना, पास करना इंतहाई आसान हो जाए। अल्लाह पाक आपको हर कदम पर, हर सब्जेक्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब फरमाए, ना सिर्फ कैफ CA फाइनल के सफ़र में कामयाब फरमाए, बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों जहान में अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर अलॉट। मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।